बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदेद। और आज सुबह आते हुए मौसम तो बड़ा दिलकश लग रहा था, लेकिन हमें ये मालूम है कि कराची में एक ही दिन में 3 सीज़न होते हैं। सुबह सवेरे थोड़ा बेहतर मौसम होता है, दिन में कड़ाके की सर्दी नहीं गर्मी होती है, तपती धूप होती है, और शाम में ऐसा लगता है कि आप अभी मार्च फैब के महीने में कराची में फैब और मार्च में कैसी सर्दी होती है। तो ये 3 मौसम हम एक ही दिन में 24 घंटे में महसूस कर लेते हैं। बहुत वैरायटी आ गई है कराची के कल्चर में। तो इसी के साथ और मैं हूं सैयद फैसल करीम, और मैं आगाज़ करना चाहूँगा। आज एक बड़ा तारीखी दिन है पाकिस्तान के लिए। आज 9 बजे हमारा शो शुरू हो रहा है एक तारीखी खबर के साथ। यस, और वो ये कि पाकिस्तान अपना मिशन जो है वो चांद पे भेज रहा है। और सबके लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान का तारीखी सैटेलाइट मिशन ICube यानी कि ICube कमर वो दोपहर 12:50 पर चांद पर रवाना होगा। और ये मिशन चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। हम इससे पहले भी इस पे गुफ्तगू कर चुके हैं। वी वर वेटिंग कि कब वो तारीख़ दिन आए, और फाइनली हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान भी जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशंस में अब अपना नाम जो है दर्ज कराएगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। एक तो आज जुमे का दिन है, तारीखी दिन है इस लिहाज से कि पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन जा रहा है। दूसरे ये कि बहुत सारे ममालिक थे जो इसमें अपने अपने प्रोजेक्ट दे सकते थे, जिसमें टर्की था, दीगर इंडोनेशिया और दीगर ममालिक थे, लेकिन पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला। और इसी वजह से अब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद कहते हैं कि सैटेलाइट की लॉन्च जो है इसको वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, यानी कि वेबसाइट के थ्रू लाइव देखा जा सकता है। ICube कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया है। चांद की तस्वीरें बनाने के लिए ICube में 2 कैमरे भी नस्ब हैं, यानी कि तस्वीर आपको मिल सकती हैं। और पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार के चक्कर काटेगा। सोचें, कभी हम सोचते थे कि ऐसा भी होगा, फाइनली वो वक्त आ गया और मिशन से ली जाने वाली तस्वीरें तहकीकी मकासद में काम आएंगी। और साथ ही टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले की कामयाबी हो चुकी है, यानी पहले मराहिल जो होता है जिसमें सारी आप देखते हैं कि जी कितना ये फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, सारा मरहला वो हो गया है। अब ICube को जेंगजे मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। होप मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया। यही होगा, चाइनीज़ है तो फिर तकरीबन आगे पीछे ये होगा। बट अच्छी बात ये कि ये जो नाम है ICube यानी कि ICube कमर, ये जो है डॉक्टर खुर्रम उनकी जानिब से नाम तजवीज़ किया गया था। और इसलिए भी क्योंकि ये मिशन चांद पे जा रहा है, तो चांद का एक और उर्दू का लफ्ज़ जो नाम है वो कमर भेजा गया था। और अच्छा, सिर्फ ये नहीं बल्कि ये जो ICube है ये स्मॉल सैटेलाइट प्रोग्राम है, और ICube इसका नाम है। और इसके तहत जो है वो सन 2013 में भी ये पहली सैटेलाइट ICube 1 से लॉन्च की गई थी। तो अब इसी सब पे हम ज़रा बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ल्यूनर मिशन प्रोफेसर डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मुबारकबाद, फाइनली आज हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट की लॉन्चिंग की, और आज वो दिन भी है। तो ये बताइएगा कि ये सफ़र मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कितने अरसे में मुकम्मल किया है, और जब शुरू किया था तो अंदाज़ा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं 2 चीज़ थोड़ी सी करेक्ट कर दूँ। पहली बात तो ये कि लॉन्च है ना वो आज इसका ये 2:18 पे पाकिस्तान टाइम। मैं अभी चाइना में हूँ। आई एम एट द क्लोज टू द लॉन्च चलने वाला था, तो अभी तक 2:18 पे होगा। और वो लाइव स्ट्रीम होगा। मैंने लाइव स्ट्रीम जो है इंफॉर्मेशन वो भेज दी है पाकिस्तान, उसको वो अगर आपको भी चाहिए तो आई कैन सेंड इट टू यू। तो और 1:30 बजे ये जो लाइव स्ट्रीम जो है ना ऑपरेशनल हो जाएगी। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये कहाँ पे हम इसको देख सकेंगे, अगर आप दोबारा से हमें गाइड कर दें? ये लाइव स्ट्रीम में आप उस जो लिंक पे आप करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट लाइव ना जो भी वहाँ से लॉन्च सेंटर से। ठीक है, यानी कि यहाँ जो इससे कंसर्न रिलेटेड जो भी इदारे हैं वो इस सारी चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेंगे। ये बताइएगा कि पाकिस्तानी सैटेलाइट चांद की तस्वीरें ही लेगा या इसके अलावा कोई और काम भी किए जाएंगे?
एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी लीड कर रहा है एंड आई एम द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ दिस होल प्रोग्राम। सो ये भी थोड़ी सी मैं बता दूं, जब जो जो बाकी जो इदारे हैं चाइना में हैं या उनके साथ हमारा कोलेबोरेशन है एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम दी आवर नेशनल स्पेस एजेंसी सुपार्को। सो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और हमारी फैकल्टी और स्टूडेंट्स दे आर द लीड in this project. Baki, obviously, we have very strong support from a national space agency and we have collaboration on the Chinese side. All right. डॉक्टर साहब, इसके गालिबन इस प्रोजेक्ट के 3 अहम हिस्से हैं, उनके बारे में आप ज़रा हमें बताएं, यानी कि जो सेपरेशन मैकेनिज़्म होता है, उसके बाद माउंटिंग ब्रैकेट और ये सारी चीज़ें, अगर आप इस हवाले से हम लोगों को बता सकें कि कैसे ये तमाम चीज़ें होंगी। अच्छा, ऐसा है कि जो चेंगे मिशन है ना, उसमें जो है चाइनीज़ उन्होंने इंटरनेशनल पेलोड्स को अकोमोडेट किया है। उसमें 4 पेलोड्स हैं, उनमें एक पाकिस्तान का सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिटर के साथ इंटीग्रेट हो गया है और जब ये लॉन्च होगा उसके बाद इट विल टेक 5 अर्थ डेज टू रीच मून और वहाँ जाके ना ये ऑर्बिटर के साथ से ये रिलीज़ हो जाएगा सैटेलाइट। ऑब्वियसली जो डिप्लॉयर मैकेनिज़्म है उसके तहत ये जो डिप्लॉयर है वो उसको रिलीज़ करेगा और इट विल गो इनटू द मून्स ऑर्बिट। जो बाकी जो मिशन है चेंगे 6 का, वो अपना मिशन है, उसके 3 पार्ट्स हैं। उसमें एक ऑर्बिटर है, एक वो जो डिसेंडर है और फिर दोबारा से जो सॉइल लेके वापस ऊपर आएगा और वो सॉइल फिर ऑर्बिटर को देगा और ऑर्बिटर विल गोइंग टू कम बैक, ऑर्बिटर गोइंग टू कम बैक टू कम बैक टू द अर्थ। सो वो उनका सेपरेट मिशन है। ये जो हमारा सैटेलाइट एक दफ़ा रिलीज हो जाएगा तो इट विल गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेटिंग इन द मून्स ऑर्बिट और हमें उसको यहाँ से कंट्रोल करेंगे और इट विल टेक इमेजेस और इसके अलावा जो है उसके जो अपने सब सिस्टम्स हैं उनको क्वालिफाई करेंगे, उसकी एटीट्यूड कंट्रोल मैकेनिज़्म और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ से मॉनिटर करेंगे और कंट्रोल करेंगे। तो पाकिस्तान की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें आप इसे कितना सिग्निफिकेंस इसकी देखते हैं, क्या इससे हमें मदद हासिल होगी और इससे आगे मज़ीद हम क्या कर पाएंगे? ये देखें, ये तो एक बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि अभी तक जो हमारे जितनी भी सैटेलाइट्स हैं दे आर अराउंड अर्थ और ये पहला मिशन है जो बियॉन्ड अर्थ है और लूनर है विच इज़ लाइक 380,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो उसमें टेक्नोलॉजी जो चाहिए होती है वो रिलेटिवली उसमें क्वालिफिकेशन, उसका डिज़ाइन, उसका वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होता है। तो ये एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। सेकेंडली आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो हमारी यूथ है, हमारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं और इसमें काफ़ी मोटिवेशन होगी कि वी कैन ऑल्सो अचीव दीज थिंग्स जो कि बाकी लोग कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ कर रही हैं। तो ये एक जो साइंस की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ और क्रिएटिविटी की तरफ हमारी जो यूथ है ना उसको काफ़ी आई थिंक मोटिवेशन मिलेगी। प्लस ऑब्वियसली जो रिसर्चर्स हैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होंगे ना उसको देखेंगे, जो इमेजेस आएंगी उससे हम काफ़ी लर्न करेंगे। दैट विल बी एडिशन टू दी साइंटिफिक डाटा और जो हमारे बाकी सब सिस्टम्स हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और हमें ये वन लास्ट थिंग, ये आपने कहा कि ज़ाहिर है चाइना का पूरा एक मिशन है जो जा रहा है, फिर वो वहाँ से जो भी एक्वायर करेंगे चीज़ें उस पर तहकीक भी करेंगे। क्या पाकिस्तान की कोलैबोरेशन में ये चीज़ें भी शामिल हैं कि हम उस तहकीक में किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकेंगे? जी हाँ, एज पर इंटरनेशनल रूल जब भी कोई सैंपल कहीं से आता है तो ऑल द कंट्रीज ऑफ द ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर एडिंग टू द इन्फॉर्मेशन के 2:18 पे ही होगा। गालिबन स्पार्को की जो वेबसाइट है उस पर ये लाइव टेलीकास्ट भी होगा। तो हम अंग्रेजी में ये कहा करते हैं ना कि वी आर ओवर द मून, पाकिस्तानीज आर ओवर द मून बिकॉज पाकिस्तान विल बी ऑन द मून
टुडे, तो नॉट टुडे मतलब कि टाइम लगेगा जैसे कि उसको डॉक्टर पहुंचने में। साहब ने बताया कि अभी तक हम सिर्फ हमारे जितने भी सैटेलाइट हैं वो सारे अर्थ तक ही पहुंचे थे, उसके ऑर्बिट जो कहते हैं ना मदार में, लेकिन अब हम चांद पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह इससे हम लाइव टेलीकास्ट भी होगा और ये आप देख भी सकते हैं वेबसाइट पे। आई होप बहुत जल्द इस हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन भी आ जाएंगी। तो अब आ जाते हैं अपनी ज़मीन पर को यस अच्छा, कल एक बड़ी ज़बरदस्त परेड उसका इनकाद हुआ था PF अकेडमी रसालपुर, असगर खान अकेडमी, और वहाँ पे मेहमान खुसूसी थे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, और वहाँ पे उन्होंने बड़ा अहम खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम अपनी आईनी हुदूद जानते हैं, दूसरे भी इसकी पासदारी करें। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी की पासिंग आउट परेड की तकरीब थी ये, और इस खिताब में जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इज़हार और इज़हार राय की हुदूद मुतय्यन है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय की वाज़े क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। हम अपनी आइनी हुदूद से बखूबी आगाह हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। तो सुन लेते हैं। बड़े दो टोक अंदाज में आर्मी चीफ की जानिब से ये तमाम तर सूरत हाल पर बयान दिया गया है। इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम आपको माजी में ले जाते हैं, बहुत दूर नहीं, रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब हमारा शो शाम 4 बजे हुआ करता था, हमारे शो में एक गेस्ट आए थे और उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से जिक्र किया था। उनकी बेटी हया, उसको एक ऐसी बीमारी लाहिक है जिसका इलाज, जिसकी दवा यहाँ पर मैसर नहीं थी, जिसका इलाज जो था उसको करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए दरकार थे और समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से इस टारगेट तक पहुँचा जा सकेगा। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना था, 31 मार्च की तारीख थी, हमने शान रमज़ान में दावत दी थी इस बच्ची के वालिद को, और उसे एक ऐसी बीमारी है जिसे SME कहा जाता है, जिसके बारे में डॉक्टर्स भी बहुत कम जानते हैं। और ज़ाहिर है हमने बहुत कोशिश की थी उनसे जानने की कि मज़ीद इस पर क्या किया जा सकता है, तो उसका एक हिस्सा हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर फरहान जो कि हया के वालिद हैं, उनसे हमारी शो में क्या गुफ्तगू हुई थी। नायाब जिन्याती बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हया मरियम अपनी पैदाइश के बाद से इस जानलेवा मुहल्लिक बीमारी में मुब्तला है। दिन ब दिन हर गुजरता दिन उसकी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं यानी उसकी हिलने जुलने की सलाहियत वो ख़त्म होती जा रही है। आप यकीन करें कि वो अपनी सांस, अपनी रेस्पिरेशन के लिए एक जंग लड़ रही है। ज़ोलजेंस्मा जीन थेरेपी $2.1 मिलियन, तकरीबन 63 करोड़ रुपए बनते हैं। इसका इलाज लाखों रुपए में नहीं बल्कि लाखों डॉलर्स में। गवर्नमेंट की जानिब से आपको होप्स हैं? मेरे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे मैं कोशिशों में लगा हूँ, एंड आई एम वेरी होपफुल इंशाल्लाह। जब मैं घर जाके उसको मुस्कुराता हुआ देखता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो शी इज़ अ वेरी ब्राइट एंड वेरी एक्सप्रेसिव चाइल्ड, तो मैं उसको मुस्कुराता हुआ देखता हूँ तो वही मेरी होप है। और इंशाल्लाह अब मुस्कुराता हुआ ही देखेंगे। कभी कभी जब हम इन सीट्स पे बैठते हैं तो हमें एहसास होता है कि कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, और अगर इससे किसी की थोड़ी सी भी मदद हो जाए तो कितना ही ये ज़बरदस्त हमारे लिए, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए। और अब ये सिर्फ थोड़ी सी नहीं, ये बहुत बड़ी मदद होने जा रही, क्योंकि जब नाम हो हया तो फिर क़ज़ा आ नहीं सकती। हया अब इंशाल्लाह ताला जिएगी और भरपूर ज़िंदगी जिएगी, क्योंकि अब हुआ ये कि शफात जो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त और एंकर पर्सन और अदाकार, उन्होंने कल एक जो है वो वीडियो जो है वो हम सबसे शेयर भी की और सोशल मीडिया पे भी शेयर की, जिसमें उन्होंने ये सब बताया कि जी हम जो है अब इसकी ये खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं कि इसको हम इन्होंने बिलावल को टैग किया, फ़ौरन से उनको रिस्पांस आया और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया। आपने जो शुरू में बात कही ना कि हम जिस सीट पर बैठे हैं, समटाइम्स हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी आवाज़ किसी भी मुद्दे पे अगर हम उठाते हैं वो कितनी पावर रखती है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो अब उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए बहुत सारे इशूज़ पे अपनी आवाज़ उठाते हैं। शफात भी उनमें से एक हैं जिन्होंने इस इशू को उठाया था, और वो खुद जो हमें जब उन्होंने खुशखबरी सुनाई इस हवाले से, उस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं कि जब उन्होंने टैग किया था बिलावल भुट्टो जरदारी को, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे, इतनी मदद कैसे आ पाएगी। लेकिन शफात ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने भी किया, लेकिन फिर ये खुशखबरी हमें शफात ने किन अल्फाज में सुनाई वो हम देख लेते हैं।
پہلے میں نے ایک بچی کے حوالے سے پوسٹ لگائی تھی جس کا نام حیا ہے. 5 مہینے کی وہ بچی ہے, اس کو ایک دوائی درکار ہے جس کی قیمت $21 لاکھ ہے, جو کہ پاکستانی تقریباً 63 کروڑ روپے بنتے ہیں. ہم کمپنی سے نیگوشیٹ کر کے اس دوائی کو $17 لاکھ تک لانے میں کامیاب ہو گئے تھے. پھر بھی 51 کروڑ روپے بنتے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی رقم تھی جو کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کی امداد اور چندے کے تحت اس رقم کو جنریٹ کر پائیں گے. میں نے پتہ نہیں کیوں اس پوسٹ کے اندر آؤٹ آف نو ویئر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹیگ کر دیا, اور ان کے آفس سے اگلے 5 منٹ میں مجھ سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ بچی کہاں پہ؟ جی اب یہ ان کی بچی نہیں ہے, اب یہ ہماری بچی ہے, اب یہ سندھ گورنمنٹ کی بچی ہے, تو اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے. مجھے جب کل پتا چلا کہ کیبنٹ کے اجلاس میں نہ صرف یہ کہ حیا کے حوالے سے جو $1.7 ملین کی گرانٹ تھی وہ اپروو ہو گئی ہے, بلکہ وہ اگلے چند دنوں میں وہ چیک کمپنی کو بھیج دیا جائے گا کہ وہ دوائی منگوا لیں, اور انشاءاللہ بچی کو دوائی ایڈمنسٹر ہو جائے گی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ بلاول صاحب اللہ پاک آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ اجر دے. سوچیں اب جی کو دوائی مل جائے گی, اور اس وقت سب کو لگ رہا تھا یہ ناممکن ہے. مجھے یاد ہے جب ڈاکٹر فرحان جو اس بچی کے والد ہیں وہ جب آئے تھے اور یہاں سے اٹھ کر جا رہے تھے, ظاہر ہے انسان سوچ رہا ہوتا ہے ہر طرح کی باتیں, تو ان کے چہرے پہ ہم دیکھ رہے تھے کتنا دکھ تھا, اور کسی کو امید نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر فرحان, حیا کے والد. تھینک یو سو مچ. اور ساتھ میں شفاعت علی بھی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ شفاعت. اور آپ سے تو ہم جانیں گے آپ نے جو زبردست کام کیا ہے اس پر بھی. پہلے ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, آج تو ماشاءاللہ آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیسا محسوس کر رہے ہیں, اور آپ تک یہ خبر پہنچی کیسے؟ بالکل, اور فرسٹ آف آل یہی کہ وہی میں نے کہا کہ آئی ہیو نو ایکسپریشنز, آئی ہیو نو ورڈس. مجھے کل شام تک, کل تقریباً دوپہر تک مجھے یہ نیوز ملی, جو سندھ گورنمنٹ کے کچھ آفیشیل ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ کیبنٹ کی میٹنگ سے یہ اپروول آ گیا ہے, اور انشاءاللہ ناؤ اٹس بین فرام دا اپروول ٹو ناؤ اٹ وڈ بی ان دا ایگزیکیوشن فیز. تو میرے پاس مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے شاید دوسرا یا پہلا میسج میں نے فارورڈ کیا, دوسرا میسج کال میں نے وائف کو کیا, اور میں نے کہا یار یہ ہو گیا ہے. تو لٹرلی آئی ہیو نو ورڈس. اور میں بہت شکر گزار ہوں سندھ گورنمنٹ کا, بلاول صاحب کا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے واقعی شفاعت بھائی نے جس طرح اپنی ویڈیو میں بتایا, مجھے یاد ہے رمضان کے بعد, عید کی چھٹیوں کے بعد, دا فرسٹ منڈے جو تھا, اس دن منڈے کو صبح 7:30-8 بجے میرے پاس سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کراچی ڈویژن کے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر ثاقب علی شیخ از اے ویری نائس, ویری جینٹل پرسن. ان کی کال آتی ہے اور انہوں نے مجھ سے مطلب لٹرلی 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر میری ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے حیا کو بلوایا, ہم نے چیک اپ کرایا, ساری چیزوں کا اپروول ہوا. اس کے بعد آئی واز ود ہم, ہم جو اس سے ریلیٹڈ جین اسپیسز ڈاکٹر ہیں ان سے ملے. یعنی اٹس بین اے ہول ڈے. انہوں نے میرے ساتھ سارا دن اسپینڈ کیا, سارا کیس سمجھا. یعنی اتنی اسپیڈی یہ کام ہونا تھا, لٹرلی آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ. یعنی اٹ واز ناٹ مور دین اے میریکل. الحمدللہ. زبردست. شفاعت, میں اس وقت مطلب کہ ایم ان ایموشنز ایز ویل, بیکاز جب فرحان بھائی آئے تھے اس وقت بھی جب اٹھ کے جا رہے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یو آر ویری اسٹرانگ, اور آپ اس وقت بھی اتنے مضبوط تھے. اور یقیناً یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ جس وقت ظاہر سی بات ہے پوری دنیا ہمت ہار جاتی ہے, تو بیٹی کا باپ کیسا ہمت ہار سکتا ہے. ہمت انہوں نے پکڑی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا, سب کو وسیلہ بنایا. مجھے ذرا بتائیں آپ تک یہ خبر پہنچی, کیسے پہنچی, اور پھر کس طریقے سے تمام تر کام ہوا. اینڈ یو یور سیلف اے فادر, جب آپ تک یہ پہنچی, جب ہم تک یہ چیزیں پہنچتی ہے, ہمارے بھانجے بھانجیاں چھوٹے, جب ہم اس سے ریلیٹ کرنے لگتے ہیں, تو آپ کی خود کے احساس کیسا تھا؟ میری بھتیجی کا نام حیا ہے, میرے بھائی کی بیٹی کا نام حیا ہے. تو ہمارے ایک میوچل فرینڈ ہیں, ہم انہوں نے مجھے کہا کہ یار, وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا کہ یار اگر آپ کے میڈیسن وغیرہ میں فارما وغیرہ کے آپ اتنے ان کے شوز وغیرہ کرتے ہیں, تو یار ایک وہ دوائی ہے وہ ہمارے دوست کو چاہیے, آپ دیکھیں اگر وہ پاسبل ہو. میں نے کہا بتائیے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, دوائی کوئی بھی ہوگی, کہیں بھی ہوگی, دبئی وغیرہ سے منگا لیں گے, جو ہوگا ٹینشن نہیں لے. اچھا, جب کچھ نہیں پتا تھا مجھے, یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون سی دوائی ہے. اچھا, جب انہوں نے کہا کہ اچھا اس سے پہلے آپ بچی کے والد سے ملیں, تو میں ان سے ملنے گیا. جب ان سے ملا تو انہوں نے جب دوائی کا وہ بتایا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ جتنے میں تو اسپتال آ جاتا ہے, جتنے میں دوائی آ رہی ہے. اور 2 چیزیں, ایک تو ان کا ایمبیشن, ان کو یہ جتنے ہوپ فل تھے کہ نہیں انشاءاللہ میں نے, اور انہوں نے گو فنڈ می بنایا ہوا, اپنا ویب سائٹ بنائی ہوئی, ڈیٹا کافی مجھے وہ بڑا پسند آیا. پھر انہوں نے جو ایس ایم اے میں گلوبلی جتنے لوگ ہیں ان کی بھی والدین کو ٹیپ ان کیا ہوا تھا, تو یہ مجھے بڑا پسند آیا کہ ان کی ریسرچ اور ان کا کام بہت پکا, بڑا پڑھے لکھے طریقے سے.
تو پتہ نہیں کیوں دل میں آیا یار انشاءاللہ ہو جائے گا, آپ بے فکر ہیں, ہمت کرتے ہیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اور پہلے 2 ہفتے میں ہم نے اپنے سارے کانٹیکٹس جو ہے نا, وہ جس دوست سے جتنے پیسے مانگ سکتے تھے, اور اب تو بعض دوستوں نے فون اٹھانے بھی چھوڑ دیے کہ کسی کے لیے پیسے مانگتے ہیں, کوئی بہت ظلم ہوا, میرے خیال میں کوئی 4.5 کروڑ روپیہ جمع ہوا تھا, 4.5 کروڑ روپیہ 4 کے آس پاس. ضرورت تھی 51 کی. نہیں, ابھی ہم کمپنی پہ ابھی ہم 63 کروڑ پی لاک ہیں, ابھی ہم 63 پی لاک. پھر ہم نے کہا کہ یار چلو اچھا, اب ہم نے پڑوسی ممالک پہ وہ کیا, ہم نے بنگلہ دیش اپروچ کیا, ہم نے انڈیا اپروچ کیا, انڈیا میں کچھ منسٹریز کو لکھا کہ اگر آپ لوگ, لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ دوائی جو ایک پہلے پروگرام ہوتا تھا, جیسے رمضان میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ دوائی پہلے فری ہوتی تھی اور وہ کہلاتا تھا مینیج ایکسیس پروگرام. مینیج ایکسیس پروگرام جو ہے وہ اب بند ہو چکا ہے 18-22 ماہ سے, اور اب یہ دوائی فری نہیں ہے. اب یہ دوائی, اور یہ پہلے 4-5 بچوں کو لگ چکی ہے, اور وہ بچے ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. ایک بچی جو لاڑکانہ کی ہے جس کو یہ دوائی ایڈمنسٹر ہوئی, وہ ماشاءاللہ اب سائیکل چلا رہی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ایک وہ تھی کہ یار نہیں, اب محنت کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, ہو جائے گا. آؤٹ آف نو ویئر یہ بس قدرتی خیال آ گیا ذہن میں, ورنہ ہر وہ کمپنی جس کمپنی کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے تھے, وہ کمپنی کئی اسپتالوں کو, انسٹیٹیوٹس کو دوائیاں دیتی ہے, تو میں نے سارے اسپتالوں کے ذریعے اپروچ کروایا ان کو, انڈس کے ذریعے, NIBD کے ذریعے, اور بہت سارے جو اسپتال جو اس سے کیمو تھراپی کی بہت ساری میڈیسن جو ہیں وہ اس کمپنی کی طرف سے آتی ہیں. ہم نے بڑا اپروچ کرا, انہوں نے کہا سر پاسبل نہیں ہے, اماؤنٹ اتنی بڑی ہے, اور ایک بڑا ریئر کیس ہے, ہر 6,000 میں سے ایک بچے کو ہوتا ہے, 10,000 میں سے ایک بچے کو ہوتا ہے. تو اگر ہم اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں سالانہ 44 لاکھ بچے ہیں, تو 400-450 بچہ اس بیماری سے متاثر ہو رہا ہے ہر سال. تو یہ مجھے اندازہ ہو کہ یہ تو ایک تحریک بن سکتی ہے یار, اور لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, کام کرتے ہیں. باقی وہ کہتے ہیں مولا جدی بام پھڑ لے آپ ہی آگے جاؤ. تو وہ اللہ پاک نے اپنا جلوہ دکھایا, اور اللہ پاک نے اپنا معجزہ دکھایا, اور میں بہت بہت مشکور ہوں. آنیسٹلی اسپیکنگ, ہمیں بہت سارے لوگوں نے, جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ سندھ گورنمنٹ سے ذرا بات کرے, تو مجھے کئی لوگوں نے ڈسکریج کیا. آپ سے بھی شاید اس حوالے سے بات ہوئی تھی, لوگوں نے کہا یار نہیں یہ نہیں کر سکتے. ویسے ہی ارادہ ہوا کہ چلو ان کو بھی کر کے دیکھیں, جہاں اتنے لوگوں کو ٹیپ کرنے ہوا کیسے, ٹیگ کیا, جسٹ ٹویٹر پہ ٹیگ کیا, اور پھر رسپانس کتنی جلدی آیا, 5 منٹ میں, 5 منٹ سے بھی کم میں. مجھے انہوں نے کہا یہ آپ نے ایک ٹویٹ پہ چیئرمین صاحب کو ٹیگ کیا ہے, تو یہ کیا کیس ہے. وہ سارا کیس وہ ظاہر ہے انہوں نے ڈیٹا ویٹا تو سارا بنایا ہوا تھا. میں نے وہ اسی وقت وہ بھیج دیا ان کو. میں نے کہا سر یہ کیس, میں نے کہا کرنا کیا ہے. میں نے کہا سر پیسے نہیں چاہیے, دوائی چاہیے. صحیح. تو آپ اگر کمپنی کو انوالو کریں اور دوائی دے دیں, اس کا اب آپ بے فکر ہو, آپ نے کام کیا ہوا ہے, اب آپ بے فکر ہو جائیں, ابھی ہماری بچی. زبردست. یہ جو جملہ تھا نا, اس نے بڑی امید دی. اور یہ کب کی بات ہے, کب اس میں یہ رمضان کے پہلے نہیں, بیچ کا تقریباً رمضان مڈ آف رمضان میرے پاس سیکنڈ نے کہا کہ اب آپ کو ہو جائے گا 11-12 رمضان, ہاں سم ویئر, یہ 11-12 رمضان کی بات ہے. اور یہ ہوا, اور یہ جس طرح بتا رہے ہیں نا, ان پروسیسز میں مہینوں لگ جاتے ہیں. جی جی. ایک دن میں آپ پیشنٹ لے کے جا رہے ہیں, پیشنٹ کی رپورٹیں بن گئی, اپروولز ہو گئے, پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ انوالو. اور وہ جو بات تھی نا کہ یہ اب ہماری بچی, وہ انہوں نے لٹرلی, کر کے دکھایا. سلام پیش کرتا ہوں سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, ان کی بیوروکریسی کو, انہوں نے کر کے دکھایا ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ بتائیے کہ ہم کیسے اسٹیج پہ ہیں, بچی جائے گی, باہر جائے گی, یا دوا یہاں آئے گی, یہی ایڈمنسٹر ہوگی, ہم ویئر آر وی آن دا علاج والا پروسیس؟ نہیں دیکھیں, اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے میں نے بتایا تھا اس دفعہ بھی کہ ڈاکٹر سلمان کرمانی آخان میں ہیں, اور آخان میں اس پروگرام کے تحت ڈرگ آ کے نا, آخان از یوز ٹو ڈو ڈیل ود دیٹ ڈرگ, ٹھیک ہے نا. سو ایگزیکیوشن اس کی یہی ہے کہ کمپنی دوا پاکستان بھیج سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس کے جو پروسیسز ہیں اس میں پھر ایک چھوٹا سا ریکویزٹ ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بیسکلی بچی کا کہ وہ اس ڈرگ کے لیے ایلیجیبل ہے نہیں ہے, وہ ایک ٹیسٹ ہوگا چھوٹا سا, اور وہ ساری کچھ چیزیں, تو وہ ریکویزٹس اور وہ ساری چیزیں اوبیسلی ناؤ دا پارٹ از آن ایگزیکیوشن. اور وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کمپنی کے ساتھ یا ہاسپٹل کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اس طرح اس کو انشاءاللہ ایگزیکیوٹ کراتا ہے. تو
आई नो कि इट वुड बी टाइम टेकिंग थिंग, लेकिन डेफिनेटली जितना मुझे उम्मीद है कि जितना तेज़ी से एक्सपेडाइट होकर अब तक का काम हुआ है, सो आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हो। इसके लिए हम थैंकफुल हैं बिलावल भुट्टो साहब के, सिंध गवर्नमेंट के। बिलावल भुट्टो ने, कहते हैं ना, जिस तरह उनकी टीम ने रिस्पांस दिया, ज़ाती इंटरेस्ट लिया और ये एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया, तो बहुत शुक्रिया। और शफात, एक चीज़ जो हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पे, अक्सर ऐसे बहुत, ये तो खैर एक रेयर केस था, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं, कुछ स्कैम होते हैं, कुछ, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच के भी चुप बैठ जाते हैं, यार हमारी आवाज़ उठाने से क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन डज इट मेक अ डिफरेंस? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लोग केसेस भेजते हैं अपने, समहाउ उसमें या डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती, या कुछ कमी होती है, या कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होती, तो पढ़ने वाला इंटरेस्ट नहीं ले सकता, या किसी के पास टाइम नहीं होता। मेरे ख्याल में मन जाने पे अल्लाह होता है, अल्लाह किसी के दिल में डाल देता है, अल्लाह ने किसी की रखी होती है और किसी के दिल में आ जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अवाम को भी इस हवाले से ज़रा मोहतात होना चाहिए, लोगों की रेपुटेशन के साथ चलना चाहिए, क्योंकि इस हवाले से कई लोग, आपको पता है, वो मैसेजेस पे और इन पे एक्टिव रहते हैं, और कुछ लोगों ने बाज़ाब्ता ये धंधा बनाया हुआ है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, अगर धंधा भी है ना, तो अल्लाह से तिजारत की बात है। हाँ चले। अच्छा, अब शफात, ये अब जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया शफात के ये तो एक चीज़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, एंड जब सेहतयाब भी हो जाएगी माशाल्लाह, तो हम वेलकम करते हैं आपको कि आप हया को लेकर आइएगा, जब वो सेहतयाब हो जाए तो आप लाजमी आपने लेके आना है। अच्छा, अब जैसे कि आपने खुद कहा कि एवरी 10,000 पे एक बच्चा इसका हो रहा है शिकार नाउ, क्योंकि आप इसकी पूरी बाज़ाब्ता एक मूवमेंट बना चुके हैं, क्या हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि बाकी जितने भी हैं उनको भी इसी तरीके से की जा सके? इसमें हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज येस क्रेडिट गोज टू बिलावल, लेकिन बार बार तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, तो हम इसको लॉन्ग टर्म इसके सस्टेनेबल प्रोग्राम कैसे बनाएं? जी सर, इस पे मैंने इससे कहा ना, इतने टाइम से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहूँगा। यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी नेवर गिव अप के नाम से। ग्विंडलॉन स्ट्रॉन्ग, बिल एंड स्ट्रॉन्ग साहब एंड साहिबा, उनकी एक बेटी ग्विंडलॉन पैदा हुई 2007 में। 2007 में अमेरिका भी इस डिजीज़ से डील करने के लिए तैयार नहीं था। दे डोंट हैव अ रिसर्च, दे डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म, दे डोंट हैव अ ड्रग। वो बच्ची 7 साल जिंदा रही, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो ऑर्गेनाइजेशन आज भी काम कर रही है नेवर गिव अप के नाम से। लिटरली मैं इंस्टाग्राम पे उन लोगों के पोस्ट और वो सारा कुछ देख रहा होता हूँ। उस वक्त उन्होंने, यानी जब उस बच्ची की वो कैंपेन चल रही थी, अच्छा मैं लिटरली कल ही इत्तेफाक से बैठा हुआ, मैं उनकी पूरी ना दोबारा से मैं उनकी वीडियोस देख रहा था, तो एक लम्हे को मुझे फ्लैशबैक आया कि वही लोग सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, टीवी चल रहा है, लोग बच्चों ने प्ले कार्ड उठाए हुए, तो मुझे थोड़ी सी अपनी स्टोरी से उसमें मुवासलत नज़र आई लिटरली। और उन्होंने उस वक्त $3 मिलियन से ज़्यादा इसकी रिसर्च पे खर्च किया था। तो मैं ये कहूँगा कि आई थिंक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि फाउंडेशन बने, रिसर्च बने, ठीक है, कि हाउ दिस कैन बी हैपन। ठीक है, जाहिर सी बात है, कंपनी के साथ बार बार इतनी बड़ी डील्स, वही जिस तरह से आपने कहा, दुनिया में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। मुझे पता चला ब्राज़ील का प्रोग्राम, ब्राज़ील ने गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डील की, बांग्लादेश ने गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डील की इन कंपनीज़ के साथ। तो इस तरह से कोई डील हो, या फिर एक लॉन्ग टर्म पे डेफिनेटली रिसर्च अगर आगे बढ़ी जाए हमारे मुल्क के अंदर भी, तो दैट वुड नॉट बी। एक पॉइंट छोटा सा मैं और ऐड करूँगा। जब मैंने अपनी कैंपेन लॉन्च की थी, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फ्रेंड एंड फैमिली एंड माय कजन्स। हमने IT बेस सारा काम किया, हमारे पास सारी कीवर्डिंग्स आ रही थी। चाइना में इसके ट्रायल स्टार्ट हो गए, चाइना में दूसरी किस्म की वो लोग ड्रग्स बना रहे हैं, राइट? तो I mean, countries are doing on it, nations are doing for it. मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूं कि मैं जैसे कह चुका हूं, अब ये इंशाल्लाह हमने यहाँ रुकना नहीं है। ये जो 400-450 बच्चे अंदाजन, हमारे पास एक्चुअल फिगर्स भी नहीं है, SMA से मुतासर हो रहे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से पता नहीं कितने बच्चे मुतासर हो रहे हैं। तो हम सिर्फ टाइप 1 की बात करेंगे, सिर्फ टाइप 1 से 400-450 बच्चे मुतासर हो रहे हैं। दीगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसकी कुछ दवाइयाँ बना रही हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बड़ी उम्र के बच्चों में, यानी 12 साल से ऊपर के बच्चों में काम करती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो किड्स में काम करती हैं, 6 से 10 साल के बच्चों में काम करती हैं। किसी भी तरह से इन बच्चों का लाइफ स्पैन 20-21 साल से ज़्यादा नहीं हो पाता, और बड़ी ही तकलीफ दे, बहुत ही तकलीफ दे ज़िंदगी होती है। इसमें पहली चीज़ है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और ये 4 सूबे हैं, इन चारों सूबों के पास हेल्थ बजट है, इनके पास टीम्स है, इनके पास, ये चारों सूबे अगर इकट्ठे होकर इस बीमारी से लड़ेंगे, एक सूबा नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह
لوگوں میں اویئرنیس بھی ہوگی Right. اور کسی بھی کمپنی کو, کسی بھی برانڈ کو ایک اتنے بڑے ملک میں جس کے پاس 24 کروڑ کی آبادی ہے اس کے ساتھ انگیج کرنے میں خوشی ہوگی, جہاں گورنمنٹ خود انٹرسٹ لے. میری گورنمنٹ سے التماس ہے کہ جس طرح سے سندھ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے انٹرسٹ لیا ہے اس طرح سے آپ لوگ بھی انٹرسٹ لیجیے, اس کو لیڈ کیجیے, اسپیئر ہیڈ کیجیے, تاکہ پاکستان سے کم ہم یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ دنیا میں جہاں کہیں ٹرائل اس کا ہو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کریں اور اپنے بچوں کو اس مرض سے نجات دلانے کے لیے. جب ہم اپنے آپ کو ویلفیئر کنٹری کہتے ہیں تو یہی ہے سب کچھ جو ہمیں کرنا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہے, ایگزیکٹلی. اور صرف دیکھیے اب جیسے چائنا میں ٹرائل ہو رہا ہے, اس ٹرائل کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں, نہ ہمارے ڈاکٹرز کو پتا ہے, نہ ہماری گورنمنٹس کو پتا ہے, نہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کو پتا ہے. and there comes the awareness part obviously. ایگزیکٹلی. اب اگر کہیں پہ مثال کو UK میں اگر کوئی میڈیسن بنتی ہے یا کسی یونیورسٹی میں ٹرائل ہوتا ہے, ہمیں تیار ہونا چاہیے. بالکل. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کئی ممالک کا مسئلہ ہے, اور انفارچونیٹلی اس میں اویئرنیس کی کمی ہے اور انٹرسٹ کی بھی کمی ہے, کیونکہ علاج بہت زیادہ مہنگا ہے. لیکن اگر کمی رہے گی بھی تو شفاعت آپ جیسے لوگ ہیں جو اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے, اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے. ARI کا پلیٹ فارم موجود ہے, ہم اس حوالے سے اپنی آواز بھی بلند کرتے رہیں گے. اور آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ایک چیز فیصل آپ کو اور صدف آپ کو کہنا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ بالخصوص ARY نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے اور باخبر سویرا کے پلیٹ فارم نے جس طرح سے اس معاملے میں نو کوسچنز آسک کر کے ہمیں سپورٹ کیا ہے اس کاز میں, دس از انبلیویبل. میرے خیال میں یہ اللہ نے خود راستے بنایا, اللہ نے خود دلوں میں ڈالا ہے. تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کا بہت بہت. اور ہمیں بھی بہت خوشی ہے کہ اس ایفرٹ کا ہم تھوڑا سا ہی صحیح حصہ بن سکے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. حیا آپ کو آنا ہے ہمارے شو میں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تو جی کبھی کبھی جو ہے وہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اور جذبات جو ہے وہ آپ کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ سچویشن ہی ایسی تھی کہ جب ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے تنے تنہا کھڑا ہو جائے, اور ہمیں یقین ہے اس چیز کا کہ ان کو بھی کہا گیا ہوگا ان کے اپنے کلوز ان کی طرف سے بھی کہ یار شاید نہ ہو سکے, شاید اس پہ کچھ معاملات نہیں ہو سکے, لیکن یہ کھڑے رہے, ان کے ساتھ ہم بھی جڑے, ان کے ساتھ شفاعت بھی جڑا, وہ تمام تر سندھ گورنمنٹ, بلاول, وہ سب کہ جو ان کے ساتھ جڑتے رہے. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, ناممکن کو بھی ممکن کیا جاتا ہے, اور سب کچھ ظاہر ہے اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے. ایک بار پھر سے ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے سندھ گورنمنٹ کا, اسپیشلی بلاول بھٹو صاحب کا, کہ انہوں نے اس پر انٹرسٹ لیا, ذاتی انٹرسٹ لیا. اور دیکھیں آج یہ باپ کتنی خوشی کے ساتھ ہمارے شو سے اٹھ کے گیا ہے. مطلب میں نے ان کو اس ٹائم بھی دیکھا تھا اور آج جو میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ ان کی ہنسی برقرار رہے, اور انشاءاللہ حیا کو بھی ہم اپنے شو میں لے کر آئیں. ایبسلیوٹلی. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک ایسا مسئلہ جو کہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے, اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا اسی طرح کا ایک بحران ہوا تھا, اس پہ کمیٹیاں بنی تھیں, رپورٹ آئی تھی, مگر ہوا کیا بعد میں یہ کسی کو نہیں معلوم. اب ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں, کسان پریشان ہے. کسان کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ گندم وافر مقدار میں ہے, بمپر کراپ ہوئی ہے, لیکن جو گندم درآمد کر لی گئی تھی پہلے سے, اس کی وجہ سے اب کسان مشکل میں آ گیا ہے. سو غیر ضروری درآمد کی گئی, اب یہ ایک اسکینڈل بن گیا ہے. تو گندم اسکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے, اور اس میں کچھ انکشافات ہوئے جو یہ بتاتے ہیں کہ 43 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم ہونے کے باوجود تقریباً 36 لاکھ میٹرک ٹن درآمد کی گئی, اور اسی وجہ سے حکومت کسانوں سے گندم نہیں خرید رہی. اب وہ کسان جائے تو کہاں جائے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے رپورٹ پر ایکشن تو لیا ہے اور سیکریٹری فوڈ محمد آصف کو عہدے سے ہٹا دیا ہے, لیکن کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ غلط فیصلہ تھا, کسانوں کو مشکل میں ڈال دیا اس فیصلے نے, جو درآمد والا فیصلہ تھا, اور بمپر فصل کے باوجود کسان اخراجات تک پورے نہیں کر پا رہے ہیں. سوچیں وہ کسان, یہ جب فصل کٹتی ہے نا تو بیساکھی جو ہوتی ہے اور اس پہ وہ کسان رقصاں ہوتے ہیں, کئی عرصہ دراز سے یہ چلی آ رہی ہے رسم, لیکن اس بار کسان اگر رقصاں ہیں تو وہ سڑکوں پہ ہے اور وہ پولیس کے ڈنڈے کھا رہی ہے, احتجاج کر رہے ہیں. اچھا اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ فیصلہ ایک دن میں ہو گیا؟ نہیں, یہ فیصلہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے. کل جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو بتایا گیا کہ پچھلے سال سے اس کی درآمد شروع ہوئی نگراں حکومت کے دور میں, اور یہ اس سال 31 مارچ تک, ابھی یہ والا 31 مارچ تک یہ گندم آتی رہی ہے.
اب ظاہر سی بات ہے جب اتنی گندم آ جائے گی، ایک اس میں تو ایک سکینڈل یہ، اس کا دوسرا سکینڈل یہ بھی تھا کہ آپ نے سستی منگوائی اور اس کے بعد آپ مہنگی بیچ رہے ہیں، مطلب کہ یہ سرپلس کس کی جیب میں گیا؟ یہ جلدی کیا تھی، ویٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ایگزیکٹلی، جب کہا جا رہا ہے کہ جی بمپر کراپ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا یہ صرف غلطی تھوڑی بہت ہے؟ اچھا اب اس میں ایک اور چیز، اب اس میں ایک اور اینگل بھی سامنے آ رہا ہے اور اس کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، اس ڈیسیجن کو۔ ایف پی سی سی آئی جو ہے اس نے نگراں حکومت کے دور میں جو گندم درآمد کی گئی اس کے فیصلے کی حمایت کر دی ہے۔ اچھا بیان میں ایف پی سی سی آئی کہتا ہے کہ نگراں حکومت نے بروقت فیصلہ کیا اور گندم کی قلت پر قابو پایا گیا، وچ از ایبسلیوٹلی 360 ڈگری مخالف ٹو دا رپورٹ جو کہ سامنے آئی ہے۔ اور پھر ایف پی سی سی آئی کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ نامناسب ہے، اور جو گندم درآمد کیا گیا تھا اس سے ملک میں آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے اور درآمدی گندم سے آٹا 65 روپے کلو فروخت کیا گیا، اس سے پہلے جو تھا آٹا وہ 100 روپے کلو بک رہا تھا۔ اب یہ دو چیزیں بھائی سامنے آ گئی ہیں، یہ دو چیزیں سامنے آ گئی، یہ ورژن ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب تاجر تنظیم کا کہنا ہے کہ مقامی گندم سے آٹا 100 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ یہ جو نجی شعبہ ہے جس کی خود ایف پی سی سی آئی بات کر رہا ہے، نجی شعبے کی کوشش سے 6 ماہ آٹے کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ حکومتی رویے کی وجہ سے نجی شعبہ مستقبل میں محتاط رہے گا اور ظاہر اس طرح کے فیصلے ہوں گے۔ اب یہ صورتحال یہ ہے، لیکن کسان کیا کرے؟ اب جو آپ کا ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے آپ کے ملک میں کسان زرعی معیشت میں، تو وہ کیا کرے؟ وہ تو بیٹھا تھا، اس کا تو نقصان ہو رہا ہے، وہ تو اپنے اخراجات بھی پورے نہیں کر پا رہا ہے۔ ان مشکلات پہ اس پر قابو کیسے پایا جائے گا؟ وزیر اعظم نے ایکشن تو لیا ہے، لیکن کیا یہ سارے مسئلے کا حل بن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ٹو ایڈ ٹو اٹ، اس پہ صرف کسان نہیں پریشان، ہم جیسا جو اینڈ کنزیومر ہے نا وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہاں سے مہنگا آئے گا تو ہم تک بھی مہنگا ہی پہنچے گا۔ بات کر لیتے اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باڑ صاحب۔ خالد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے باخبر سویرا سے۔ اب ایک تو کل یہ رپورٹ سامنے آئی جس میں بالکل صاف صاف ظاہر تھا کہ سستی منگائی ہم نے اور مہنگی بیچی، اضافی تھی ہمارے پاس، اس کے باوجود بھی لائی گئی۔ اب اس سے ہوا یہ کہ حکومت کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، جب اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے تو کسان نے جتنا اگایا ہے وہ حکومت خرید نہیں رہی ہے، کسان اس کو بیچارہ وہ دھکے کھا رہا ہے، سڑکوں پہ اسٹالز لگا رہا ہے، دکانیں لگا رہا ہے اور اس میں وہ سستے بیچ رہا ہے۔ اور ہماری معیشت جس ٹریک پر ہے نا اس وقت، ہمیں آئی ایم ایف سے پیسوں کی، ڈالر کی ضرورت ہے۔ جب آپ نے درآمد کی ہوگی نا تو آپ نے ڈالر میں ہی پے کیا ہوگا، سو یہ ڈالر بھی ایک طرح کے، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹرز ایسے انوالو ہو رہے ہیں جو کہ بڑا اسکینڈل ہے یقیناً، کہ اس وقت ہم آپ کو یاد ہوگا کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، ڈالر کی اسمگلنگ پہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، جہاں جہاں لوگوں سے اپیل کی جا رہی تھی آپ کے پاس ہیں تو وہ حکومت وقت کو آپ دے دیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد حسین باڑ صاحب، کسان اتحاد کے رہنما۔ تھینک یو سو مچ خالد صاحب۔ یہ بتائیے گا اب یہ جو مسئلہ سامنے آیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر ایف پی سی سی آئی کا ورژن آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی فیصلہ بالکل درست تھا اور اس فیصلے کی وجہ سے آٹے کی قیمت کم ہوئی اور ضروری تھا اس وقت یہ فیصلہ کرنا۔ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا اس پالیسی پر جو بیان دے رہے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو شکریہ اور صاحب اور صاحب آپ کا جو ہمیں کسانوں کو لیا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے کسانوں کو جو گندم باہر سے آئی اس پہ بہت لاس ہوا ہے، اور ہماری گندم جو ابھی ہم نے ہماری نکل کے کھیتوں میں پڑی اور وہ رول رہی ہے، اس کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ ہماری گندم کا ریٹ بھی 3900 ہے۔ انہوں نے بھی جو باہر سے گندم منگوائی تھی وہ 3200 روپے میں منگوا کے باہر جو مارکیٹ میں دی، جو آٹا بیچنے فلور مل کو دی، وہ انہوں نے 4600 روپے میں دی تھی۔ تو ہماری گندم کا ریٹ تو 3900 روپے ہے، اور جو ہمارا کسان نے گندم کاشت کی ہے اس کا اس میں کیا قصور ہے کہ وہ اس کی گندم جو ہے باہر پڑی ہوئی اور اس کو خریدنے والا کوئی نہیں، ان کی اس فیصلے کی وجہ سے۔ اچھا خالد صاحب، یہ آپ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ آپ کی جو قیمت ہے وہ اس وقت 3900 ہے، منگوائی ہم نے 3200 میں اور جی اب بیچ رہے اس کو 4600 میں۔ یہ اس پہ تو تحقیقات ہونا ہے، ہونا لازمی چاہیے، لیکن جو ایف پی سی سی آئی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر درآمد نہ کرتے، ویسے قلت تھی، آپ یہ بھی بتائیے گا کہ قلت تھی یا نہیں تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ قلت تھی، ہم نے منگائی، ہمارے منگانے سے پہلے 100 روپے کلو آٹا مل رہا تھا، بھائی ہم نے منگائی تو پھر وہ 65 روپے کلو آٹا آیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل جھوٹ ہے۔ 18 لاکھ میٹرک ٹن جو پچھلے دفعہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے گندم خریدی تھی وہ اس ٹائم بھی پنجاب کے سینٹروں میں موجود پڑی ہے، جو پچھلی دفعہ ہمارے کسان نے خریدی تھی۔ اور وہ گندم انہوں نے گورنمنٹ نے کہا، جو فیڈرل گورنمنٹ تھی جو انہوں نے خریدی تھی باہر سے مافیا نے، جس پہ اربوں روپے کی کرپشن کی، وہ گندم جو فوڈ ہم سے خریدی گئی تھی اس کا انہوں نے گورنمنٹ میں 46-47 ریٹ رکھ دیا،
और ये जो बाहर से आई थी उसका 4600 रख दिया कि वो गंदम उसी तरह पड़ी रहे, जो बाहर से आई गंदम थी वो मार्केट में बिक जाए। तो ये बिल्कुल गलत है कि आटा सस्ता हुआ। और जो आज गंदम हमसे खरीदी जा रही है 2200 से लेके 2800 से, अगर उस रेट के हिसाब से किसी गरीब ने रोटी खरीदनी तो वो तो फिर 8 रुपए में पड़ती है। तो गवर्नमेंट 8 रुपए में वो रोटी देना जो आज हमसे 2800 रुपए में गंदम खरीदी जा रही है पंजाब के किसान से। अच्छा खालिद साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि चले अगर किल्लत थी उस टाइम पे तो उतनी ही मंगवाई जाती है जितनी ज़रूरत थी, या तो बहुत ज़्यादा तादाद में मंगाई गई कि इस वक्त भी वो स्टोरेज में आपकी गंदम के लिए जगह नहीं है और जो दरामद करके मंगाई गई है वो है। तो ये क्या हर दफ़ा ऐसा क्यों होता है? पिछली गवर्नमेंट जो PTI की गवर्नमेंट है उसमें भी इस तरह का एक स्कैंडल था, तो इसके पीछे रीज़न क्या होती है? ज़रा इस पर कुछ रोशनी डालिएगा, और उसका क्या बना था उस स्कैंडल का? देखिए जी, हमारा ये है कि बदकिस्मती से हमारे जो किसान गंदम और गन्ना काश्त करते हैं ना, इसका जो रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, किसान खुद डिसाइड नहीं करता। हमारे यहाँ पिछले साल जो गंदम हमने काश्त की, गवर्नमेंट ने रेट हमारा 4000 रखा और हमारे से गंदम गवर्नमेंट ने इस तरह खरीदी कि हमारे घरों में रेट की है कि आपने 25-30 मन जो अपने घर में आटे के लिए रखी है वो भी गवर्नमेंट को दे दे। फिर गवर्नमेंट ने हमसे अपील की कि इस दफ़ा किसानों कोशिश करो कि आप गंदम ज़्यादा काश्त कर लो, क्योंकि हमें बाहर से गंदम ना खरीदनी पड़े। हमने गंदम काश्त ज़्यादा कर ली और 4-3 महीने पहले डेटा आ जाता है फूड डिपार्टमेंट के पास कि कितनी गंदम किसानों ने काश्त की हुई है। तकरीबन 4 महीने पहले डेटा आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीने पहले तक जो है ना शिप आते रहे और जो मिडिल मैन था, जो बिजनेसमैन था और गवर्नमेंट थी, वो $1 अरब की गंदम इन्होंने बाहर से मंगवाई। 10 लाख मेट्रिक टन की ज़रूरत थी, इन्होंने 35 लाख मेट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवाई है। अगर मैं अब वो सैंपल दिखा सकता, वो जो गंदम है वो इतनी गैर मियारी है कि वो इंसानों के खाने के लिए नहीं है, वो मुर्गियों या फीड या उसके लिए इस्तेमाल होती है। इन्होंने इतना जुल्म किया है और अभी हमारा किसान जो है बाहर रुल रहा है। और अब आपने एक ये नई चीज़ खालिद साहब बता दी है कि ये जो बाहर से मंगवाई गई गंदम है वो इंसानों के खाने के लायक नहीं, ये एक और कट्टा खुल गया। बहुत शुक्रिया आपका खालिद हुसैन भाट साहब, और उम्मीद करते हैं कि ये मामला किसी सरवट तो बैठे, क्योंकि पहले सस्ती मंगा के महंगी बेच दी, ज़रूरत नहीं थी इतनी होती, आपने मंगा ली, अब जो किसान ने उगाई है वो बेचारा सड़कों पर रुल रहा है। और अब एक नई चीज़ और वो ये कि जो बाहर से मंगाई है हमने इतने अरब डॉलर दे के, वो खाने के लायक नहीं है। और कमाल, इस पर भी एक अलग इंक्वायरी खुलनी चाहिए कि जिस वक्त मुल्क में सारी चीज़ों पर LC बंद कर दी गई थी, इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई थी, ऐसे में इतनी मिकदार में इंपोर्ट करके गंदम मंगाई गई और डॉलर्स यहाँ से दिए गए। सो ये एक अलग स्कैंडल है जिस पर देखना चाहिए अब क्या तहकीकात होती है मज़ीद, अगर तो होती है इस डायरेक्शन में। लेकिन सवाल ये है कि अब किसान फिर करे क्या? वो अपने अखराजात भी नहीं निकाल पा रहा, उसकी गंदम जो है वो जिस तरीके से पड़ी हुई है वो सबके सामने है, तो वो फिर एहतजाज ही करेगा। तो अब ये हुकूमत वक्त देखते हैं कैसे। अच्छा, इस पे एक फैक्टर सिर्फ ये भी आ रहा है कि जो गंदम की कीमत जो गिरी है तो उसके गिरने से आटे की कीमत जो है वो भी हम देख रहे हैं कि गिर रही है। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की फ़ी किलो कीमत में तकरीबन 40 रुपए तक कमी देखी गई है। लाहौर की बात की जाए तो 20 किलो आटे के थैले की कीमत 28 से कम होकर 2000 रुपये पे आ गई है, जबकि चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन के मुताबिक गंदम की कीमत में कमी की वजह से ये आटा सस्ता हुआ है। अब फ्लावर मिल्स मालिकान किसानों से गंदम खरीद रहे हैं, हुकूमत बैन सूबाई पाबंदी मुकम्मल ख़त्म करे और दूसरे सूबे गंदम खरीद के पंजाब के किसानों को नुकसान से बचाएं। तो अब हम इस चीज़ पे आ गए हैं कि जो हमने पहले कर दिया सो कर दिया, अब आपस में एक दूसरे से खरीद के ना तो फिर एक दूसरे का नुकसान जो है वो हम पूरा करें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये चीज़ है कि जिसने भी ये तमाम तर काम किया है, रिपोर्ट सामने आई, रिपोर्ट सामने आने के बाद ये तो इंकशाफात हो गए कि हमने इसमें क्या क्या लैकुनाज हैं। अब जिन जिन की ये जिम्मेदारी है उनको कटहरे में लाया जाना चाहिए। प्लस Yes. जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया, इस सिचुएशन से मुल्क में कोई भी बहरानी सूरत हाल होती है उससे फ़ायदा उठाना और फिर जिसका हक बनता है उसका नुकसान हो रहा है वो है किसान, इसी वजह से वो सड़कों पर है। तो लेट्स सी अब ये वाला जो मामला है वो इस तरीके से हल होता है। अच्छा जी, एक और मामला, सदर आप भी जामे कराची के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी जामे कराची का हूँ और जामे कराची का जो है
وہ ایک چیز سے ضرور وہ اس واقف چیز سے جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیٹ کرے گا اور اتنا زیادہ ریلیٹ کرے گا کہ ایک تو جس کو کہتے ہیں نا بندہ، ہم کہتے تھے اپنے زمانے میں بندہ پیدل گھر چلا جائے لیکن جو ہے وہ اس میں سفر نہ کرے، پوائنٹ میں سفر نہ جو چلا کرتی ہیں جیسے پوائنٹ شٹل تو بہت خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کر لیا، وہ جو نئے آئے تھے یہ والے، جو اس کا خاص پوائنٹ ہے نا جس میں باہر زنگ لگی ہوتی ہے، اندر لوگ ایک دوسرے میں اتنا لوڈڈ ہوتا ہے، لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی گیٹ پہ لٹکا ہوتا ہے کیا اس میں، لیکن پیسے بھی کم ہوتے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے۔ وہ ہمارے زمانے پہ تھے 3 روپے، اب بہت ہو چکے ہیں۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ یہ جامعہ کراچی جس کو مادر علمی کہا جاتا ہے اور 46,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں پڑھتے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ تو مسئلہ بہت زیادہ ہے، ان کے لیے انف ٹرانسپورٹ ہے نہیں، جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خستہ حال ہے، بہت ہی خستہ حال ہو گیا جی۔ اچھا، اب اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ اب کیا کیا گیا ہے صدف؟ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو جامعہ کراچی کے ہزاروں طلبہ ہیں اب خستہ حال پوائنٹس پر وہ سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے پیش نظر فیصلہ ہوا ہے کہ بلدیہ اور مخیر افراد کے تعاون سے 10 استعمال شدہ بسوں کی تزئین و آرائشی جائے گی، ریویمپ کیا جائے گا انہیں، اور ریویمپ کر کے وہ کتنی بہتر ہو سکیں گی بہرحال یہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں ذرا اس حوالے سے کیا جائے گا۔ انور خان اس رپورٹ میں بتا رہے ہیں۔ یہ مناظر ہے پاکستان کی سب سے بڑی علمی درسگاہ جامعہ کراچی کے شعبہ ٹرانسپورٹ کی، جہاں بھی نظر پڑے کئی سال پرانا خستہ حال بسوں کے مناظر آپ کو جا بجا نظر آئیں گے۔ متعدد بسیں انتہائی زنگ آلود ہو چکی ہیں، طالب علم شکوہ کرتے ہیں ان بسوں میں سفر کرنے کے بعد اس قدر ذہنی و جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو حصول علم کو متاثر کرتا ہے۔ پہلے جامعہ کراچی میں 100 پوائنٹس کی تعداد ہوتی تھی، اب وہاں 27 بھی نہیں ہے بلکہ 16 سے 17 پوائنٹس ہیں۔ ہر کوئی لٹک کے آ رہا ہوتا ہے اور جب تک اسٹوڈنٹ کلاس میں پہنچتے ہیں نا بالکل ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں پوائنٹ، کبھی بہت رک کے جاتے ہیں، کبھی خراب ہو جاتے ہیں تو پھر کلاس لیٹ ہو جاتی ہے۔ جامعہ کراچی شعبہ ٹرانسپورٹ کے انچارج دلدار خان کے مطابق 46,000 سے زائد طالب علموں کے لیے فوری طور پر 20 سے 25 نئی بسیں درکار ہیں، جبکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور دیگر مغیر حضرات سے حاصل کردہ پرانی CNG بسوں کو ڈیزل پر منتقل کر رہے ہیں، جس کے لیے فی بس 20 سے 25 لاکھ روپے درکار ہیں۔ 29 بسز جو آپریشن میں چلا رہے ہیں، جو بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ان کو کور کریں، نہ کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ چیف منسٹر صاحب اور گورنر صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہ ہمیں فنڈ جاری کریں کراچی یونیورسٹی کو تو یا بسیز مہیا کریں تو ہم جو اتنی بڑی تعداد ہے اس کو کور کر سکیں۔ طالبات کہتی ہیں گرمی کی شدت کے پیش نظر متعدد مرتبہ طلبہ و طالبات دوران سفر بے ہوش بھی ہو چکے ہیں۔ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسٹوڈنٹس لٹک کے آ رہے ہوتے ہیں دروازوں پہ۔ لڑکیاں اتنی ہوتی ہیں کہ گرمی ہے اب تو گھٹن ہوتی ہے پوائنٹ میں، تو پوائنٹ میں آنے کا دل نہیں کرتا۔ جامعہ کراچی شعبہ ٹرانسپورٹ کے مطابق 29 بسیں اس وقت آپریشنل ہیں، تاہم فنڈ نہ ہونے کے سبب موجودہ ٹرانسپورٹ سسٹم میں اضافہ ممکن نہیں۔ جامعہ کراچی کے طلباء و طالبات نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری اور ہنگامی بنیادوں پر جامعہ کراچی کو گرانٹ فراہم کی جائے تاکہ طلباء و طالبات سفری سہولتوں کے ساتھ ساتھ تعلیم پر توجہ دے سکیں۔ کیمرہ محمد عدنان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ میری رائے تو یہ نہیں میوزیم میں رکھ دینا چاہیے۔ بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ونس اگین۔ 10 بج گئے ہیں، ہمارے شو کا دوسرا گھنٹہ جاری ہے اور یقیناً آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ بڑا ویلیوبل ہے ہمارے لیے، اور روزانہ ہی ہم آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں ریپیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے کچھ مس کر دیا جو کہ آپ نہیں کرتے ہیں، تو شام 4 بجے ہم ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فیس بک پیج ہے ہمارا باخبر سویرا کے نام سے، اور ایکس ایپ پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ تو میں صدف، یہ فیصل اور بیمار، فیصل ہم اور فیصل آج بیمار ہیں۔ بائی دا وے میں ہر تیسرے بندے سے مل رہا ہوں تو مجھے یہ کہہ رہا ہے ارے آپ بھی وہ آپ نے وہ دیکھا نا مشہور، آپ بھی اس وقت عجیب سا وائرل چل رہا ہے۔ میرا پورا گھر بیمار پڑا ہوا ہے ابھی، بلکہ پہلے سیگمنٹ میں شفاعت آئے تھے آف دا ریکارڈ، میں نے ان سے پوچھا آپ بھی، انہوں نے کہا جی آپ بھی، ہم بھی۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ وائرل کیا ہوا ہے، ایوری ون از، کسی کو فلو ہو رہا ہے، کوئی کف ہو رہا ہے، آئی تھنک ہمیں اس پہ کرنا چاہیے۔ میں تھوڑا اور ڈسٹینس کر لوں آپ سے، میں کیا کروں، میں اٹھ جاتا ہوں میں پھر یہاں سے، کیا کر سکتے ہیں۔ چلیں بس اللہ پاک سب کی صحت جو ہے وہ صحیح رہے، دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارا جو سیگمنٹ ہے، اور آپ جب انگیج ہوں گے نا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ بھولا بھائی پچھلے 1 گھنٹے سے، ابھی بریک میں یاد آ گیا تھا مجھے، اب میں پھر بھولنے لگا ہوں۔ چلیں، پھر بریک نہیں ملنا چاہیے فیصل کو، دیٹ وڈ بی ویری کرول آف می۔ بریک مل نہیں رہا ہے فیصل کو۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، ہم جب پاکستان کے نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں درست ہونا ضروری ہے، اور دنیا کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو ہم ابھی اس میں بہت پیچھے ہیں۔ لیکن اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں بہتری اور تعلیمی
आलमी इदारों में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। तो मुख्तलिफ आलमी इदारों के ताउन से इक़दामात का सिलसिला जारी है। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने पाकिस्तान में 50 स्मार्ट स्कूल कायम करने का ऐलान किया है और इस्लामाबाद में कायम किए जाने वाले स्मार्ट स्कूल्स 30,000 की तादाद में होंगे और गूगल फॉर एजुकेशन आईडी से लेस होंगे, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पैदावारी सलाहियत के लिए डिजिटल टूल्स शामिल होंगे। सो इन स्कूल्स के लिए असातिज़ा को खुसूसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एब्सोल्युटली, कितना ज़बरदस्त इक़दाम है। तो गूगल लोकल पार्टनर उमर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। यू आर द CEO टेक वैली पाकिस्तान गूगल लोकल पार्टनर। उमर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, जब हम पाकिस्तान और एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें इतनी हौसला अफजा सिचुएशन नज़र नहीं आती है, लेकिन ये बताइए कि ये जो इक़दाम है ये कितना ज़्यादा मुख्तलिफ होने जा रहा है, कैसा इसका फ्यूचर देख रहे हैं? जी उमर, कैन यू हियर अस? थैंक यू फैसल एंड सदफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, प्लीज़ गो ऑन। बहुत शुक्रिया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी बाखबर सोएरा टीम का, जैसा कि आपने अभी रिपोर्ट किया है कि गूगल एजुकेशन की टीम पाकिस्तान में टेक वैली की मदद से पिछले 2 साल से काम कर रही है और अभी ये जो 50 स्कूल की बात हो रही है, मैं इसमें एक चीज़ क्लियरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो 50 स्कूल्स हम मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के साथ मिलके इक्विप कर रहे हैं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन बना रही है, जबकि गूगल का जो इसमें रोल है वो है इक्विप करना इन टीचर्स को, इन बच्चों को विद ऑल द लेटेस्ट गूगल टेक्नोलॉजीज। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में हमारा जो सबसे बड़ा एक नेशनल लेवल का चैलेंज है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर इस वक्त कोई 26.2 मिलियन के करीब पहुंच चुका है। तो इतने स्कूल्स तो हम शायद अगले 10-15 सालों में भी ना बना सकें। तो गूगल का और टेक वैली का मिशन ये है कि आप गूगल एजुकेशन के टूल्स को लेवरेज करते हुए टेक्नोलॉजी की मदद से इन बच्चों तक पहुंचा जाए और जो एग्जिस्टिंग बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए तालीम का निज़ाम, उनके लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर किया जाए। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा, स्मार्ट स्कूल्स हैं क्या और क्या ये डिस्टेंट लर्निंग है या बाकायदा ये स्कूल बनाए जाएंगे? जिस तरह से थोड़ा इस बारे में बताइएगा। जी जी, वेरी गुड क्वेश्चन। ये स्मार्ट स्कूल्स एक्चुअली ये फिजिकल स्कूल्स हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप दिया जा रहा है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद क्रोम बुक्स। आपने सुना होगा कि गूगल ने पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में टेक वैली की मदद से क्रोम बुक्स इंट्रोड्यूस करवाई। क्रोम बुक्स इज बेसिकली अ लैपटॉप, लेकिन इट्स अफोर्डेबल डिवाइस जिसमें हम इन स्कूल्स के अंदर जो लैब्स बन रहे हैं उसमें क्रोम बुक्स सप्लाई की जा रही हैं। उन क्रोम बुक्स के अंदर जो हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वीडियोस, कंटेंट, क्लासरूम्स, वेरियस किस्म की असाइनमेंट्स जो हैं वो एक सिंगल साइन ऑन के ज़रिए इन असातिज़ा की पहले ट्रेनिंग की जाएगी फर्स्ट फेज़ में और उसके बाद बच्चों को कोडिंग, इसके अलावा इंटरनेट सेफ्टी के कोर्सेज कराए जाएंगे। इसमें टेक वैली का जो रोल है और जो गूगल का रोल है कि हम टीचर्स की ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती और वहाँ पे हम लोकल कम्युनिटी की मदद से, लोकल पार्टनर्स की मदद से इंटरनेट इनेबल कर रहे हैं स्मार्ट स्कूल्स में और इसके साथ साथ हम पेरेंट्स तक पहुँच रहे हैं ताकि पेरेंट्स को ये पता चले कि उनके बच्चे कौन सी तालीम ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। तो ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें फेज वाइज हम इन सब चीज़ों को टैकल कर रहे हैं स्मार्ट स्कूल्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एंडेवर, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन की जो सिचुएशन है, हमारे जो ड्रॉप आउट्स हैं वो इतने सारे हैं और इसके बाद जो हमारे स्कूल की इवन फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल ही आउटडेटेड है। इसमें गूगल का स्टेप इन करना एक खुशाइंद इक़दाम है। बिल्कुल, और अब तो हम कहते हैं ना IT और AI का ज़माना है, तो हमें उससे जुड़ना पड़ेगा, हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो एक खबर है वो शेयर कर लेते हैं। यस, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया ने चीन की बहरिया के कमांडर एडमिरल हू जिंगमिंग से मुलाकात की। 2 तरफ़ा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने इलाकाई मैरीटाइम अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार को सराहा।
कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने मजबूत दो तरफा बहरी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। नेवल चीफ के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बिलउमूम मुसल्लह अफवाज के दरमियान बिलखुसूस दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत मिलेगी। चलें जी, अब बात करते हैं उसकी जिसका था सबको इंतज़ार। फाइनली वो सॉन्ग रिलीज़ हो गया है। मैं किस सॉन्ग की बात कर रही हूँ? होने जा रहा है जून में T20 वर्ल्ड कप। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का थीम सॉन्ग हमारे सामने आ गया है और ये आपको याद दिला दें कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में ये सारे क्रिकेट मैचेस होने हैं। तो थोड़ा सा पहले ज़रा आपको सॉन्ग सुना देते हैं। फैसल आप भी मुलाहिजा कीजिए, फिर ज़रा इस पर तबसरा करते हैं। और मुझे बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ है। चलें ठीक है, आपका एतराज़ को अभी हम दूर करते हैं। अभी हम बात करते हैं पीसीबी से। समझ नहीं आई। हाँ, पीसीबी से बात करते हैं, लेकिन पीसीबी से बात करने से पहले हम शाहिद हाशमी से बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल। शाहिद भाई, सदफ को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं भाई टीम से 18 रुकनी लड़कों से, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? हाँ बताएं, खुल के बताएं शाहिद साहब। होते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि सेलेक्टर्स बैठते हैं और वो एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने ये किया तो क्यों किया, ये किया तो क्यों किया है, ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात। और उसमें सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ तो यही है कि आपने उसामा मीर जो आपके PSL के टॉप विकेट टेकर थे उनको नहीं लिया। उसकी वजह उन्होंने ये पेश की कि शादाब खान उन्हीं की तरह का प्लेयर है और शादाब खान थोड़ी बैटिंग भी अच्छी करते हैं, ऑलराउंडर है, इसलिए शादाब है, उसामा मीर नहीं है। हसन अली को उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ का बैकअप होंगे, ये मेरी समझ में नहीं आया, बहुत से लोगों की समझ में नहीं आया। हसन अली डिफरेंट टाइप ऑफ अ बॉलर, हारिस रऊफ डिफरेंट टाइप ऑफ अ बॉलर। ज़मान भी जगह नहीं बना सके ना शाहिद साहब। बिल्कुल, हारिस रऊफ का अगर कोई बैकअप बनता है तो वो ज़मान खान बनता है। लेकिन हसन अली ने भी PSL में इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, 14 विकेट थे उनके कराची किंग्स के लिए और वो एक एक्सपीरियंस बॉलर जरूर हैं, लेकिन वो किसी भी गिनती में नहीं थे T20 क्रिकेट की। एकदम से वो अचानक आए हैं टीम में, किस परफॉर्मेंस का है, तो ये सारी चीजें जस्टिफाई करनी पड़ती हैं। और आज का फैन इतना ज्यादा नॉलेजेबल है सोशल मीडिया की वजह से भी और बेपनाह क्रिकेट देखने की वजह से भी, कि फौरन हर चीज को पकड़ लेता है। जैसे सदफ ने पकड़ लिया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो बहुत से लोगों को मैं नाम ले देती हूँ। मुझे हसन अली की इंक्लूजन समझ नहीं आ रही है क्योंकि पिछले अरसे में और 2 साल बाद उनकी कौमी टीम में वापसी हुई है। सो क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे? देखिए, इसकी रीज़न एक तो यही है कि वो एक्सपीरियंस बॉलर हैं, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, अभी 50 ओवर्स का भी वर्ल्ड कप खेले हैं उन्होंने, तो एक्सपीरियंस तो है हसन अली के पास और वो विकेटें लेने वाले बॉलर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि कप्तान बाबर आजम का और 2-3 और प्लेयरों का उनके आप में वोट दिया होगा, तो ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलती हैं। ओपनली जब लोग बोलते हैं, फैंस को गुस्सा आता है तो कहते हैं दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं, बाबर आजम दोस्ती निभाते हैं। तो फिर अगर आप इस तरह का सिलेक्शन करते हैं तो इसी तरह के इल्ज़ामात और इसी तरह की बातें होती हैं सबके ऊपर। लेकिन हसन अली हमारा प्लेयर है, हमें उसको सपोर्ट करना है। अब अगर सिलेक्शन हो गया, अल्लाह करे वो इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म करे। मेरे हिसाब से इनको चाहिए था कि कोई एक बॉलिंग ऑलराउंडर लेते। तेज बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास कोई भी नहीं है। आमिर जमाल है, फहीम अशरफ है, इन दोनों में से किसी एक को लेना चाहिए था। और आमिर जमाल की तो इतनी तारीफ की थी असिस्टेंट कोच अजहर महमूद है। उसके बाद आमिर महमूद को, वो भी इंग्लिश कंडीशन में, वो काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ना लेना थोड़ी सी एक नाइंसाफी है। अच्छा, वैसे शाहिद भाई, ये तो वाब रियाज ने कहा है कि ये 18 रुकनी स्क्वाड हम लेके जा रहे हैं, आयरलैंड में तो यही खेलेगा पूरा, फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला T20 होगा उसके बाद गालिबन वो जो है वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करेंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में हमेशा इसी तरह होता है। उठा के देखें आप 2015 की वर्ल्ड कप से, जब भी प्रिलिमिनरी स्क्वाड जाता है 2-3 तब्दीलियां जरूर होती हैं। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ। अच्छा हो कि आप बिल्कुल और भी आगे, अगर आप ICC से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चूंकि इंग्लैंड से मैचेज हैं 22, 25, 28, 30 को, तो आप हमें 25 तक का मौका, 26 तक का मौका दे दें। हम 22 और 25 के मैच देख के आपको 26 को टोटल टीम अनाउंस कर देंगे। तो ICC को इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं होता। कोई चीज़ पत्थर पे लिखी भी नहीं है कि 25 है तो 25 को ही अनाउंस करना है, आप 2-3 दिन और ले सकते हैं। और शाहिद साहब, आमिर भी टीम का हिस्सा बन गए हैं, हारिस रऊफ भी, तो क्या हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो फिर किस तरह का होने जा रहा है, इस पर आपका क्या तबसरा है? देखिए, एशिया कप से पहले हमारे बॉलिंग अटैक को पूरी दुनिया ने, पूरे मुबसरीन ने रेड हॉट पेस अटैक कहा था। बस उसको ऐसी नज़र लगी, हारिस रऊफ आउट ऑफ फॉर्म हो गए, शाहीन की फिटनेस थोड़ी खराब हो गई, नसीम शाह बिल्कुल ही कंधा इंजर्ड करके ऐसा गए कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए।
تو اب اگر پھر دوبارہ ریڈ ہاٹ کسی نے کہا تو کہیں نظر نہ لگ جائے. ہمارا بالنگ اٹیک اچھا ہے, بینچ اسٹرینتھ ہماری اچھی ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو کنڈیشنز ہیں ویسٹ انڈیز کی اور امریکہ کی وہ ایسی نہیں ہوں گی جیسی آئرلینڈ اور برطانیہ میں ملیں گی ہمیں, تو وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوں گی. وہاں ہمیں اسپنر زیادہ چاہیے ہوں گے, اور ابھی یہی اسٹوری چل رہی ہے انڈیا سی کی ان کے یہاں جو روہت شرما ہے ان کو اعتراض ہے کہ کس طرح ہماری ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے, تو یہ چیزیں ساری دیکھ کر کرنی پڑیں گی. اور ٹائمنگز بھی بڑے ڈفرینٹ ہوں گے, ہمارے یہاں رات ہوگی ان کے یہاں دن ہوگا, تو ہماری کنڈیشنز بھی بڑی مختلف ہوں گی شاہد صاحب. نہیں, ہماری کنڈیشن ہی کی طرح ہے, لیکن انہوں نے چونکہ براڈ کاسٹر انڈیا ہے تو اس میں میکسیمم جو ٹاپ ٹائم ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ پرائم ٹائم ہوتا ہے وہ لیا ہے. زیادہ تر میچز امریکہ میں دن میں ہیں, اور جو دن میں میچز ہیں صبح میں ہے, جیسے پاکستان اور انڈیا کا میچ صبح میں ہے, تو وہ پاکستان میں 8:30 بجے دکھایا جائے گا. تو ٹائمنگ انہوں نے براڈ کاسٹر نے اپنے حساب سے لی ہے. اچھا, لیکن شاہد بھائی اگر ہم جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں بولنگ لائن اپ کی, پاکستان کے کرکٹ کا نومن کلیچر پچھلے 2-2.5 سال میں رہا ایسے ہے کہ تگڑی بولنگ لائن کے ساتھ ہم آتے ہیں اور اگلے کو جو ہے ہم بالکل ہی ڈاؤن کر دیتے ہیں, جس کے بعد اتنا ٹارگٹ اگر نہیں آتا تو اس کو اوپر سے سلو کھیل کے, اور اگر وہ اتنا ہوتا ہے کہ آخری 12 بال پہ 24, آخری 12 بال پہ 20, تو اس کو آ کے ہٹ آؤٹ کر دیتے. یہی ہوتا رہا ہے نا. یہ تو اب پھر دوسری ٹیموں نے ہماری یہ سائنس پکڑ لی تو انہوں نے اس حساب سے اپنی ہمارے خلاف پلاننگ بھی چینج کر لی, کچھ ہماری بولنگ کے ساتھ معاملات بھی رہے. ورلڈ کپ میں جاتے ہوئے کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے, کیا ہمیں اسی طریقے سے جانا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کا آج کا نہیں وسیم اکرم کے ٹائم کا یہ ہے کہ جی آپ پہلے آئیں, بولنگ تگڑی کریں, چھوٹا ٹوٹل لیں اور اس کو جی وہ ٹکر کر کے نکال دیں. اسی اسٹریٹجی کے ساتھ جانا پڑے گا. اظہر محمود تو اس اسٹریٹجی کے ساتھ جاتے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں فیصل, اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے پہلے بالنگ کرنی تو آپ کو سکہ بھی اپنا لے کے جانا پڑے گا, تاکہ دونوں طرف ایک ہی چیز ہے اور آپ بولتے ہو آپ ٹاس جیت جائیں. ٹاس کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, تو آپ کو ایسی اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے کہ ٹاس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پہلے بیٹنگ کرنی پڑے, ہو سکتا ہے آپ کو دوسری بیٹنگ کرنی پڑے. پاکستان دوسری ٹیموں کے مقابلے میں بہت پیچھے چل رہا ہے T20 سے, اور اس لیے پیچھے چل رہا ہے کہ پاکستان کی بالنگ لائن اپ اچھی تھی. پاکستان 170-180 بھی کرتا تو پاکستان میچ جیت جاتا تھا, لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے. آپ کو میں ایک اسٹیٹ بتاؤں فیصل, آپ کو حیرانی ہوگی, پاکستان کی ٹیم نے ستمبر 2022 کے بعد سے T20 میں 200 رن نہیں بنائے. یعنی ستمبر 2022 کے بعد سے پاکستان نے 38 T20 میچز کھیلے ہیں, اس میں کوئی 200 نہیں ہے, جبکہ دنیا کی ٹیمیں 200 کے بغیر بات ہی نہیں کر رہی. انڈیا نے سب سے زیادہ 32 ٹائمز 200 بنائے, ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا اور انگلینڈ نے 22 ٹائمز بنائے, نیوزی لینڈ نے 21 ٹائمز 200 پلس اسکور کیا, اور ہم نے صرف 11 کا. چلیں, تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہے. آئرلینڈ کا دورہ انگلینڈ کے لیے ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے پاکستان کی, جس پر ہم نے چاہا کہ جانے جی کیسی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے کیا. خیر ہم کیا رائے دیں, بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں تو کرکٹ کے سبھی تجزیہ کار ہیں, جیسے سیاست کے سب تجزیہ کار ہیں ویسے کرکٹ میں بھی. چلیں, جب آپ نے سیاست کا تذکرہ کر ہی دیا ہے تو اب اسی کو آپ اپنا موضوع گفتگو بنا لیتے ہیں, پاکستان کی سیاست. اور ایسے میں تحریک انصاف اس نے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے اور انتخابی اصلاحات کا بھی مطالبہ کر دیا ہے. سینیٹر شبلی فراز وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے, مذاکرات کرنے, کیونکہ بہت عرصے سے یہ چیز سامنے آ رہی کہ جی مذاکرات کر لیں. اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے اکارڈنگ ٹو شبلی فراز کہ اگر جی تو مذاکرات کرنے تو پہلے سارے سیاسی قیدی رہا کریں, سارے مقدمے لڑوں گا اور بس انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے. اچھا, تو اسد کیسر بھی جن کو کہا جا رہا تھا کہ وہ سارے مذاکرات کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, وہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی حوصلے ان کے پہلے سے بلند ہیں اور وہ کسی صورت میں حالات سے گھبرا نہیں رہے. جبکہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ صوبے کا حق لے کر رہوں گا. اچھا, یہاں تو ایک الگ ہی معاملہ چل رہا ہے, اور حکومت سے کہوں گا آپ نے مجھے ہلکا نہیں لینا. آپ کو اندازہ نہیں آپ نے کس سے خطرہ مول لیا ہے, میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہی. چلیں ٹھیک ہے, پھر انہی کے زبانی سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا, سنیے. صوبے کے حقوق ہمیں لینے پڑیں گے, صوبے کے حقوق ملیں گے تو عوام کے مسائل حل ہوں گے, اور اس کو نہ تو بھیک سمجھا جائے نہ خیرات سمجھا جائے, اس کو مانگنا پڑے. میں یہ حق لے کے رہوں گا. میں پیغام دے رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو ہلکا نہیں لینا. بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا جو اس وقت پنگا پڑا ہوا ہے کس سے پڑا ہوا. آپ اگر یہ نہیں دیں گے آپ چین سے مجھ سے حکومت نہیں کر سکتے. ایک میری سیاسی جدوجہد ہے میری پارٹی کی, میرے لیڈر کی آزادی کی, اس میں تو مجھے انتظار ہے
अपने लीडर के हुक्म का, लेकिन ये जो मेरी पहली जिम्मेदारी है अवाम का हक लेने की, इसके लिए मैं जब निकलूंगा तो ये पूरी आवाम लेके निकलूंगा। फाइनेंशियल क्रांच से मुझे अंदाजा है, मैं सारे नहीं मांग रहा, लेकिन जो मेरी जरूरियात है, जो मेरी महरूमी है, उनको दूर करने का पैसा मुझे चाहिए, आप मुझे वो देंगे और जल्द अज जल्द आप दे दें तो बेहतर है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान वो भी एहतजाजी मूड में हैं। कहते हैं हमारा जो एहतजाज है, हमारी जो जद्दोजहद वो एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, हमारे बारिश से जद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ेंगे। और कराची में उन्होंने जलसे से खिताब भी किया, कहते हैं हम खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए जंग लड़ें। तो मौलाना साहब ने अभी एक और 9 मई को पेशावर में भी, जी हाँ, कल तो उन्होंने कर लिया, आप पेशावर के। अब इस सब पे बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब आगाज़ हम मौलाना फजल रहमान की ही गुफ्तगू से कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ तो आपकी जो है वो जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल राइवल तो है, लेकिन मौलाना साहब का और आपका साथ जो है वो तो काफ़ी पुराना है। अब मौलाना साहब एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जी इसको एक दिन का ना समझा जाए, अब हम पेशावर में भी जाएंगे और इस तरह की भी चीज़ें करेंगे। अभी भी आप समझते हैं कि आप लोग गुफ्तगू करेंगे फजल रहमान साहब से, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, नाराज़ी दूर करने की कोशिश करेंगे? देखिए फैसल, जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं उनसे हमेशा मुज़ाकरात रहते भी हैं और दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले रखने भी चाहिए, रहते भी हैं। मगर बदकिस्मती है कि पिछले कुछ सालों से ये सिलसिला सियासी जमातों में दहशत गर्दी की एक शक्ल इख्तियार कर गया है। और जिस तरह अभी आपने कोट किया 2 लोगों को, बदकिस्मती ये मैं कहूँगा कि एक हुकूमती मनसब पे बैठ के बंदा सुल्तान राय मुस्तफ़ा क्रैशी की गुफ्तगू करे उनके अंदाज में, उनके अल्फाज में, तो ये कोई सियासी लोगों का कभी भी वतीरा नहीं रहा। मगर जब से ये लोग आए हैं सियासत के रूप में, तो उस वक्त से ये गुफ्तगू इस तरह की आपको सुनने को भी मिलती है। सुबह से शाम तक आप बढ़के भी सुनेंगे, मगर काम की कोई बात, देखिए हुकूमत का काम होता है काम की बात परफॉर्म तो करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करी, जो पीटीआई के रहनुमाई शिबली फराज साहब थे, असद कैसर थे, वो ये कह रहे हैं जी जो धांधली, मुबैना धांधली हुई है इंतखाब में, उसके खिलाफ एक तो वाइट पेपर जारी किया, अब ये कह रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। ये हम कब से सुन रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। ये जो इलेक्शन हुआ इससे पहले भी सब चाहते थे, मगर ऐसा होता नहीं है। ये जो मौजूदा इलेक्शन हुए, आपकी ही जमात से बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, खुद आपके बयानात भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो क्या ख्याल है, इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए? सदफ, जहाँ तक मुबैना धांधली का तल्लक है, वो 2024 के इंतखाबात हों, वो 2018 के इंतखाबात हों, भाई इस पर कमीशन बना लें, पता चल जाए। और क्यों नहीं बनना चाहिए? अब कमीशन और अगर कोई ये जिक्र करता है कि मेरे साथ धांधली हुई है या मैं जो नताइज हैं उनको, मेरे तहफ़्ज़ात हैं उन पे, तो उसके तहफ़्ज़ात को ड्रेस करना चाहिए। और जहाँ तक इंतखाबी इस्लाहात का तल्लक है, तो ये बदकिस्मती ये भी है कि हम बार बार कहते रहे 5 साल के आए बैठे इंतखाबी इस्लाहात करें ताकि दोबारा कोई इलेक्शन के नताइज पे उंगली ना उठा सके। जावेद लतीफ़ साहब, जब हम जो सॉरी टू कट यू, अब मैं इसी से सवाल जोड़ लीजिए कि जब पीटीआई कहती है कि जी पिछले इंतखाबात के हवाले से इस्लाहात और तहकीकात होनी चाहिए, आप लोगों का ये मौक़िफ़ है कि 2018 के हवाले से भी जो है इस्लाहात और तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन फिर ये चीज़ें पीछे चलती रहती हैं। तासुर ये जाता है कि जो इलेक्शन हारा वो ये कहता है कि जी मुझे तहकीकात चाहिए। कोई एक हम प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, कोई एक ऐसे इस्लाहात के पैकेज पे आ सकते हैं कि जिससे वन फॉर ऑल ये चीज़ खत्म हो जाए, जिस पर इत्तेफाक जी? नहीं फैसल, जो बात आप कर रहे हैं ना कि वो 2024 की बात करते हैं, मैंने 2018 के इंतखाबात की बात कर दी, इस तरह तो पीछे चलेगा तो उसके पीछे तो 2013 आ जाता है। तो 2013 में क्या जुडिशल कमीशन बनाया नहीं था धांधली के हवाले से, और क्या उसकी रिपोर्ट आई नहीं थी? तो इसलिए मैंने 2013 का जिक्र नहीं किया
کہ پیچھے जाने की तो जरूरत नहीं है, पीछे तो जुडिशियल कमीशन बन चुका था। तो ये तो काम हम तो आसान हो 5 गया, साल 18 और 24 की बस इलेक्शन हो गए फिर तो। जी ये तो आसान हो गया ना काम, ज्यादा पीछे जाने की हाँ। जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, कि पीछे तो जुडिशियल कमीशन बन चुका था, 2018-2024 का बना लें भाई, तो पता चल जावेद जाए। साहब एक चीज़ बता दें, क्या आप समझते हैं 2024 के इलेक्शन क्वेश्चनेबल हैं और इस पर तहकीकात होनी चाहिए? एज मुस्लिम लीग नून के वर्कर के तौर पर आप ये मुतालबा करना चाहेंगे? देखिए सदब, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 2018 और 2024 के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उस वक्त एक जमात को इंतखाब से आउट करने और दूसरे को लाने के लिए 2018 में हुआ फेल और 2024 में पिक एंड चूज़ हुआ। उस वक्त अदारों के सरबराहान जो हैं 2018 में शामिल थे इस सारे काम में, और 2024 में एक फ़र्क ये है कि अदारों के सरबराहान जो हैं वो शामिल नहीं थे पिक एंड चूज़ में, ये फ़र्क है। अच्छा, और मुज़ाकरात आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जावेद लतीफ़ साहब कि क्या कोई ऐसे मुज़ाकरात हो रहे हैं तहरीक इंसाफ से, और ये मुज़ाकरात किस लिए हो रहे हैं, कुछ ये इन्फॉर्मेशन है? और कौन कौन इसका हिस्सा है हुकूमत की तरफ से? हुकूमत से तो मेरे इल्म के मुताबिक कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और वो चाहते भी नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि उनके आपने बयानात सुन लिए कि हम किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जिनको मीर जाफ़र मीर सादिक कहते रहे हैं। तो एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ कुछ और बात कह देते हैं, दबाव में लाकर और ब्लैकमेल करके इनका वतीरा है। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सियासी जमातें मुज़ाकरात किसी भी स्टेज पे कर लेती हैं, हो जाते हैं, मगर कोई एक पुरतशद्दद तहरीक जो है या पुरतशद्दद लोग जो हैं या अस्करी जत्थे जो हैं, उनसे सियासी जमातें मुज़ाकरात नहीं किया करती और रियासत के अदारे भी मुज़ाकरात नहीं करते, न करने चाहिए। मुझे ये बताएं, और मैं ये बात बार बार सदफ इसलिए कहता हूँ कि जिस किसी के जहन में अगर कोई मुज़ाकरात उनसे या उनसे डील करने का कोई जहन में ऐसी बात है, तो वो जहन में ये भी चीज़ ले आए कि अगर 9-10 मई के जत्थों से, लोगों से, मास्टरमाइंड से, सहूलतकारों से, मंसूबा साजों से, अमल करने वालों से अगर आपने कोई डील की, तो फिर आप उस दिन बुनियाद रख देंगे आइंदा पाकिस्तान के अंदर कि खुदा न खासा उससे बड़ा वाकया कोई पाकिस्तान के अंदर पेश आ सकेगा। ठीक है जावेद लतीफ़ साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, शुक्रिया। सियासी मुहाज़ पर हम देखते हैं जी, बयानात का सिलसिला जारी रहता है। बहरहाल अब देखते हैं कि जो हम अरसे दराज से सुनते आ रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात, कभी ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि फिर ये चीज़ें ख़त्म जाएंगी ना जी कि जो हारा वो फिर शोर मचाएगी जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। एटलीस्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी हो और सब इंतखाबात के नताइज को माने भी। काश वो दिन हम देखें। कुछ सियासतदानों में ऐसे ज़र्फ हमने 2024 में देखा, जिनमें साद रफ़ीक और दीगर थे, जिन्होंने कहा कि जी हम हारे, लेकिन फिर मेजॉरिटी तो यही था कि तहकीकात हमें होनी चाहिए। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ऐसे तो हम बहुत सारे अयाम मनाते रहते हैं, लेकिन आज हमारा दिन है, इट्स आवर डे, बिल्कुल वी शुड सेलिब्रेट इट। हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन किसी भी दिन को मनाने का मकसद क्या होता है कि ये बताना उस दिन के मनाने के पीछे कि इसकी अहमियत क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। और आज़ादी सहाफ़त की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है फिर आज़ादी इज़हार राय, उसकी अहमियत और ज़िम्मेदारियों को उजागर करना है। तो सहाफ़ियों पर ना सिर्फ ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो हक़ाइक़ बिल्कुल ऑथेंटिक हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएँ, साथ ही उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि वो अपने हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें। आजकल का ज़माना ऐसा है गो के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से सच बोला जा सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो, अखबारात हो। एक ज़माना ऐसा था जब सिर्फ रेडियो हुआ करता था, जब सिर्फ अखबारात हुआ करते थे, तब भी बहुत सारी कदगनें लगती थी सहाफ़ियों पर। आज के इस दौर में भी, इस डिजिटल दौर में भी, जबकि फिंगर कहते हैं ना, आपकी
टिप्स पर मौजूद है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, और फिर वो ग्लोबली आपका मैसेज पहुंच सकता है। लेकिन इसके बावजूद आज भी सहाफ़ी के बुनियादी हुकूक उसे मैसर नहीं है, उसे हरासा किया जा रहा है और उसको सच बोलने से रोका जा रहा है। और ये पूरी दुनिया में इस तरह ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं। अब इस साल की जो थीम है वो है प्लानट फॉर प्रेस, माहौलियाती बहरान में सहाफ़त का किरदार, ये थीम रखी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी मुल्क भारत में गुज़िश्ता बरसों के दौरान कत्ल होने वाले सहाफ़ियों में 13 माहौलियात पर काम कर रहे थे और गुज़िश्ता साल दुनिया भर में 99 सहाफ़ी हलाक हुए, जिनमें 75% फ़लस्तीनी थे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ की रिपोर्ट में ये बताया गया है। और UN के कन्वेंशंस के हिसाब से आप सहाफ़ियों को, चाहे वो वॉर जोन से ही रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें टारगेट नहीं कर सकते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। उसके बावजूद हमने मनाज़िर देखे कि ना सिर्फ फ़लस्तीन में सहाफ़ी, उनको टारगेट किया गया, उनकी पूरी फैमिलीज़ ख़त्म कर दी गई। तो सोचें कि 75% सिर्फ फ़लस्तीनी थे और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थे। तो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ की रिपोर्ट में मज़ीद ये बताया गया है कि गज़ा जंग के पहले 3 महीनों में इतने सहाफ़ी मारे गए जितनी हलाकतें पूरे साल के दौरान हुई। और इसमें सदफ एक नाम लेना बहुत ज़रूरी है। अल जज़ीरा के जो ब्यूरो चीफ थे वाइल अल-दूद, इनका हम दिखा भी रहे हैं आपको कि ही लॉस्ट हिज होल फैमिली। इनके बेटे, फिर इनकी 3rd जनरेशन, मतलब कि कभी ऐसा भी होता था कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं और रिपोर्टिंग करते करते उन तक खबर पहुंची है कि आज बेटा नहीं रहा, आज पोता नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद सलाम है फ़ाइल को, सलाम है उन तमाम तर सहाफ़ियों को। और साथ साथ हमें अपने जो पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से हमारे इदारों ने निकाला है उस दहशतगर्दी की फ्रीज से, ऑल्दो कि वी आर स्टिल फाइटिंग, लेकिन हमें वो अय्याम नहीं भूलने चाहिए जब कोई जुमा या कोई इस तरह का दिन आता था और हम लिटरली ये बैठ के सोच रहे होते थे या खुदा ना खास्ता कोई आज कोई धमाका ना हो पे जो जाए। कारसाज में ब्लास्ट हुआ था, हमारे कैमरामैन उसमें जाबहक हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन साथ में सहाफ़ियों का हरासा भी किया जाता है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश भी की जाती है। और पाकिस्तान में भी हमने देखा कि इस तरह के ट्रेंड है कि सहाफ़ियों पर हमले जो हुए उनमें हमने इजाफा भी देखा है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के गुज़िश्ता साल के अदाद शुमार के मुताबिक आज़ादी इज़हार राय के हवाले से पाकिस्तान ने 7 दर्जे तरक्की की है। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान इस वक्त 180 ममालिक की फहरिस्त में 150वें नंबर पर है। एब्सोल्युटली। अब और इसमें बहुत सारे सहाफ़ी जो हमारे सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका नाम ये जान मोहम्मद महर का मैं नाम ज़रूर इसमें लेना ज़रूरी समझता हूँ। तो इस पर हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा PFUJ लाला अकबर पठान। लाला अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये दिन जो है, जब हम पूरे दिन जो है जितने आम अयाम होते हैं उसकी मुबारकबाद देते हो, तो भाई आज के दिन के हवाले से भी आपको मुबारकबाद। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और इस दिन को मनाना ज़रूरी है। हर साल हम आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाते हैं। हम बतौर पाकिस्तानी सहाफ़ी आज़ादी के मामले में कहाँ खड़े लाला असद पठान? शुक्रिया फैसल, आपको भी आज आज़ादी का दिन मुबारक हो। मगर बराए नाम आज़ादी है। आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से मैं आज का जो दिन है वो पाकिस्तान के उन सुरखेल शहीद सहाफ़ियों के नाम करूँगा जिनमें अरशद शरीफ, जान मोहम्मद महर और तमाम वो जर्नलिस्ट जो अपने उसूलों की राह पर इस मुल्क में कत्ल हुए, और बाकी वो जर्नलिस्ट जिन पर मुकदमात हुए, जलावतन हैं या किसी भी किस्म की तकलीफ़ से गुजरे, उनके नाम आज का ये दिन करते हैं। और उसके अलावा भारत समेत फ़लस्तीन में जिस बेदर्दी से जर्नलिस्टों को कत्ल किया जा रहा है, उनके नाम भी ये दिन करते हैं, क्योंकि सहाफ़त जो है वो एक मुक़द्दस पेशा है। आवाम तक सच पहुंचाने की ज़िम्मेदारी एक जर्नलिस्ट पर होती है, और जब वो अपने इस पेशे से सच्चाई के साथ काम कर रहा होता है तो उनको इन तमाम मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। तो मैं आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के जर्नलिस्टों के लिए दुआ गो हूँ कि वो इस सच के रास्ते पर हमेशा अमल पैरा रहें, आगे चलते रहें, नेक नीयती के साथ अपने लोगों तक सच पहुंचाने की कोशिश करें। हमने ये पेशा बाय चॉइस चुना है, हमें किसी ने ज़बरदस्ती इस पेशे में नहीं धकेला है। तो जब जो पेशा आप बाय चॉइस चुनते हैं तो फिर आपको पता होता है कि इसमें जो मुश्किलात हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनसे आपको गुजरना पड़ेगा। और इसी तरह पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के जर्नलिस्टों ने आज मनाया है अपने आप को, फ़लस्तीन के जर्नलिस्टों ने अपने आप को मनवाया है कि वॉर जोन में जिस तरह वो जिस तरीके से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, उसी तरीके से वहाँ पर जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं नेक नीयती के साथ, और उसका
खुमियाजा भी उनको अपनी जानें देकर कुर्बान करके देना पड़ रहा है। और इसी तरह भारत में कश्मीरियों के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, उस पर भी वहाँ के जर्नलिस्ट जो है वो भरपूर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं और उनको भी अपनी जानों से नजराना देना पड़ रहा है। लाला, हम ये जानना चाहेंगे, ज़रा अब अपने मुल्क की बात करते हैं, अपने घर की बात करते हैं। हमारे मुल्क में सहाफ़ी को इस वक्त कौन से ऐसे मसाइल दरपेश हैं और क्या हम जिस आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं वो मुकम्मल तौर पर हमें हासिल है? बिल्कुल हासिल नहीं है। गैर एलानिया सेंसरशिप है, तनख्वाहों में कटौतियाँ हो रही हैं, तनख्वाहें बढ़ती नहीं हैं, सरकारी तौर पर मीडिया को दबाया जा रहा है, हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि मीडिया का गला घोटा जाए। आज अगरचे पाकिस्तान की हम बात करें, अगरचे सोशल मीडिया पाकिस्तान में जितना पॉपुलर हुआ है उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने नेशनल मीडिया का गला घोटने की कोशिश की है, गैर एलानिया सेंसरशिप उस पर लगाया है, जिसकी वजह से आज आपके पास सोशल मीडिया लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा देखते हैं, जबकि फ़ेक न्यूज़ और जो भी गलत मामलात हैं वो टोटल के टोटल सोशल मीडिया पे होते हैं। नेशनल मीडिया पे कभी भी फ़ेक न्यूज़ नहीं आ सकती क्योंकि एक फ़िल्टर का पूरा निज़ाम है, वहाँ पर एक मैकेनिज़्म है। तो आप अगरचे इस मुल्क में सच्चाई के रास्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, चलने देना चाहते हैं, लोगों तक सच पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि फ़ेक न्यूज़ का ख़ात्मा हो, तो फिर नेशनल मीडिया को तक़वियत देनी पड़ेगी, उससे गैर एलानिया सेंसरशिप का ख़ात्मा करना पड़ेगा, उसको और मजबूत करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के लोग नेशनल मीडिया के साथ जुड़कर कौमी सोच के मुताबिक आगे बढ़े, न कि वो तफरीक दर तफरीक का शिकार होते रहे। एब्सोल्युटली। और लाला सद पठान, पाकिस्तान में के जो सहाफ़ी हैं वो आज से नहीं अरसा दराज से बल्कि आज़ादी के वक्त से ही जितनी सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर इन तमाम तर अदवार में मार्शल लॉ का दौर रहा और सहाफ़ियों ने कोड़े भी खाए, सहाफ़ियों पे हमले भी हुए। पोस्ट 9/11 हमने एक नई लहर देखी और सहाफ़ी जो थे फिर वो दहशतगर्दों का निशाना बनते रहे, यानी कमो बेश कभी हुकूमती जबर का, कभी दहशतगर्दों का निशाना बनते रहे। आप एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, मैं आज के दिन के मौके पे आपसे जानना चाहूँगा ताकि जो नए आने वाले एस्पायरेंट्स हैं, जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं, जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए एक सबक भी हो सके कि इतने सारी मुश्किलात के बावजूद भी एक सहाफ़ी रोज़ाना कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखता है, हालांकि उसको जैसे कि आपने कहा पता होता है कि कितनी मुश्किलात हैं इस फील्ड में, लेकिन इसके बावजूद व्हाट इज़ दैट लीडिंग कॉज जो कि आपको रोज़ाना उठाता है, रोज़ाना जगाता है और रोज़ाना इस काम पे लेके आता है? हमारे वो कायदीन, हमारे वो जर्नलिस्ट रहनुमा मिनाजुद्दीन बरना साहब, उस्मानी साहब, ये उनका दिया हुआ सबक है कि ये जो कलम कबीला है ये आम लोगों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये निडर लोग हैं, ये पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी जहाँ जहाँ अपना काम कर रहे हैं निडर तरीके से कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं वो निडर तरीके से काम करते हैं। गो के बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि इस राह में हमारे काफ़ी सहाफ़ी जो है वो शहीद किए गए, झूठे मुकदमात दर्ज किए गए, मुख्तलिफ तरीके से उनको हरासा करने की कोशिश की गई, उनकी फैमिली को टार्चर करने की कोशिश की गई, मगर उसके बावजूद चैनल्स की बंदिश भी हुई। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, उस ज़माने में अखबारात पे सेंसरशिप होती थी, आज के टेलीविज़न चैनल्स पे सेंसरशिप है। तो ये सारे का सिलसिला हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चलता आ रहा है, मगर हम थके नहीं हैं, हम हारे नहीं हैं, हम आज भी सच के साथ खड़े हैं, हम सच बोलते हैं, सच लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसकी कॉस्ट पे करते हैं, अपने खून से उसकी कॉस्ट पे करते हैं, अपने ऊपर झूठे मुकदमात से उसकी कॉस्ट पे करते हैं, अपने चैनल्स की बंदिश से उसकी कॉस्ट पे करते हैं, मगर हम झुके नहीं हैं। इसलिए अभी भी हुक्मरानों को ये चाहिए कि इस मुल्क में, अगरचे इस मुल्क को वो बेहतर करना चाहते हैं, इसकी मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, इस मुल्क में रहने वाले तमाम उन कौमों को आपस में जोड़कर एक कौम बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो नेशनल मीडिया को आज़ाद करना पड़ेगा, उससे सेंसरशिप का खात्मा करना पड़ेगा, तभी ये पूरी की पूरी पाकिस्तान में जो बसने वाली मुख्तलिफ किस्म की रंग व नस्ल की जो कौमें हैं वो एक कौम बनकर, पाकिस्तानी बनकर पूरी दुनिया में उनका चेहरा जाएगा। वरना अगर जिस तरीके से अभी दबाने की कोशिश की जा रही है और नेशनल मीडिया को खामोश किया जा रहा है, उस पर सेंसरशिप लगाई जा रही है, गैर एलानिया सेंसरशिप, तो उससे हम तफरीक दर तफरीक की तरफ जा रहे हैं। चलें, होपफुली आगे आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो। थैंक यू सो मच। लाला सद पठान हमारे साथ मौजूद थे और आज का दिन बड़ा अहम है। और जब हम बात करते हैं ना फेक न्यूज़ की, प्रोपेगेंडा की, तो यकीन माने फेक न्यूज़ का हल क्या है?
مزید سچ. پروپیگنڈے کا حل کیا ہے؟ اور سچ. جتنا سچ ہم اس جھوٹ کے آگے لے کر آتے جائیں گے اتنا ہی وہ خود بخود ڈیلیوٹ ہوتا جائے گا. لیکن اگر پابندی لگا دیں گے تو پھر سچ بھی چھپ جائے گا اور سچ بھی سامنے نہیں آ سکے. ایبسلیوٹلی. اچھا صدف ایک سچ آپ تو بتائیں, کیا کب جا رہی ہیں آپ باہر ملک سے؟ انشاءاللہ, لیکن میرے پلانس ابھی میں ڈسکلوز نہیں. آپ نہ کریں پلان ڈسکلوز. یہ بتائیں کہ اگر ودن 6 منتھ جا رہی تو پاسپورٹ ہے آپ کا ویلڈ؟ یس ہے ویلڈ. اب یہ خبر ہے ان لوگوں کے لیے جن کا یا تو ویلڈ نہیں ہے, جن کو بنوانا ہے, یا پھر ان کا جنہوں نے بننے کے لیے دیا ہوا ہے یا رینیو ہونے کے لیے دیا ہوا ہے. تو بھائی جان ملک میں جو پاسپورٹ پرنٹنگ کا بیک لاگ ہے وہ 8 لاکھ سے بھی تجاوز کر گیا ہے. اب وزارت خزانہ نے پاسپورٹ کا جو موجودہ بیک لاگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے فائنلی فنڈز جاری کر دیے ہیں. اور یہ کام 2024 سے جو آغاز ہوا تھا, بڑے لوگ اس میں پھنسے ہوئے تھے. انہیں کہیں جانا تھا, ایمرجنسی میں کہیں جانا ہے یا پھر ٹریول کرنا ہے, انہوں نے اپنا پاسپورٹ دیا اور انہوں نے کہا جی کہ 1 ہفتے 2 ہفتے مہینے میں آ جائے گا. وہ آ کے ہی نہیں دے رہا. پہلے تو وہ جو پیپرز تھے ان کا مسئلہ ہو رہا تھا, پیپرز کا بھی مسئلہ ہوا تھا. اب یہ بیک لاگ والی چیز آ گئی ہے. تو یہ جو نمبرز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. اب اس کا حل کیا نکالا جائے گا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. تو ویسے یہ بیک لاگ جو ہے اس کی وجہ پیپر والا ایشو ہی ہے. پیپر والا ایشو بھی ہے اور دیگر بھی جو ہے وہ بھی وجوہات ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ فائنلی آپ کو پتہ چل گیا کیا ہو رہا ہے. بالکل. تو وہ یہ رہا ہے کہ فائنلی جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وزارت خزانہ سامنے آئی ہے. ان کے مطابق جی روزانہ 20 سے 25 ہزار پاسپورٹس کی پرنٹنگ ہو رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر پاسپورٹ اجرا کی 40 سے 45 ہزار درخواستیں آ رہی ہیں. تو اب پتہ چل گیا اب یہ فنڈز بھی بہرحال اس کے لیے جاری کرنے کے ساتھ ساتھ پرنٹنگ مشینز اور ای پاسپورٹ مشینز کی خریداری اور چھپائی میں استعمال ہونے والی لیمینیشن پیپرز کی ٹینڈر کا بھی انٹرنیشنل اشتہار جاری کیا گیا ہے. سو دیر آئے درست آئے, لیکن بھائی یہ بیک لاگ بہت زیادہ ہے, اسے کم کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے کہتے ہیں نا ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کی بہت معمولی سی وجہ ہوتی ہے. کبھی جو کہتے ہیں سرکاری جو کچھ کام ہوتے ہیں نا اس میں کبھی جو سائن ہونا ہوتا ہے, کوئی فائل ادھر سے ادھر جانے ہوتی ہے, اس میں ہی مہینوں لگ جاتے ہیں, حالانکہ کام بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. تو فائنلی اب خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں فیصل کہ ای پاسپورٹ بھی بڑا کام کر سکتا ہے. کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. میں تو پتہ کس چیز کو روتا ہوں سب سے زیادہ, جب ہمارا گرین پاسپورٹ ہوتا ہے نا اور اس میں جب ہم مختلف ممالک میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوہو اس کے لیے 1 مہینے کا پروسیس ٹائم ہے, اس کے لیے 2 مہینے کا پروسیس ٹائم ہے. چھوٹی سی مثال ہے, ایجپٹ اگر آپ کا ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں تو ایجپٹ کے لیے ایجپٹ کے یس آئی وانٹ ٹو, لیکن اس کے لیے آپ کو کبھی کبھی 3 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کو کہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہمارا پاسپورٹ اتنا کمزور ہے, آن ارائیول ممالک کے نام آپ سنیں گے تو بولیں گے یار یہاں کوئی جاتا ہے, مطلب آپ کہیں گے میں نے نہیں جانا, اس سے اچھا جو ہے میں یہی رہوں. لیکن ایک پاسپورٹ ایسا ہے, خیر بہت سارے پاسپورٹ ہیں, وہ ہے جاپان کا پاسپورٹ. دنیا کے 195 کنٹریز میں سے 190 کنٹریز میں آپ بغیر ویزا جا سکتے ہیں. تو سوچیں کتنا اسٹرانگ پاسپورٹ ہے. اب ہم تو جاپان جا نہیں سکتے اور وہاں کا جو پاسپورٹ لے نہیں سکتے. نہیں تو جاپان چلو, ہاں کہیں بھی. اچھا لیکن میرا ایک اور سوال یہ بھی ہے, اتنی مہنگائی ہے پاکستان میں, پاسپورٹ بنوا کے جانا کہاں ہے تم لوگوں کو؟ اتنا ڈالر اوپر جا چکا ہے. آئی ریممبر کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اچھے خاصے ڈالرز $1000 تک لے کے جو جا رہے تھے وہ اب $300 بھی لے کے نہیں جا پا رہے ہیں. بالکل, یہی بہت ساری مشکلات ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. لیکن ٹھیک ہے, آپ اپنے ملک پہ گھوم پھر لیں, مزے کر لیں جب تک آپ کا پاسپورٹ نہیں آ رہا ہے. لیکن خدا را ذرا موسم کا حال دیکھ کے, یہ حالات دیکھ کے کہ کیا صورتحال ہے, وہ دیکھ کر آپ ضرور جائیں اور تاکہ اس صورتحال بہتر رہے. اچھا آپ نے جاپان کا ذکر کیا نا, جاپان میں ایک مجھے بہت اچھی چیز اچھی لگتی ہے کہ جو اسکولز میں بچوں کو اتنا اچھا ٹرین کیا جاتا ہے, ان کی کلاس سے لے کے ان کے جو کیفیٹیریا یا میس ہے وہاں تک آنا, وہ خود کھانا اپنا نکالنا, پھر خود اس کو سارا پریپیئر. لیکن اس کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسکول ان کو کھانا فراہم کرتے ہیں, کھانا بھی فراہم کرتے ہیں, ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے, انہیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تمام تر چیزیں انہیں سکھائی جاتی ہیں. اب جب بات اسکول کی آ ہی گئی ہے تو ذرا اسکول سے ہی ریلیٹڈ ایک خبر آپ کے ساتھ
शेयर कर लेते हैं कि वफाकी हुकूमत का तलबा के लिए एक ज़बरदस्त फैसला, और वो ये है कि सरकारी स्कूल्स में तलबा को मुफ्त खाना फराहम करने के लिए प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। खाना सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि नाश्ता जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, जो कि आज मैं करना भूल गई हूँ। तो पहले मरहले में 40 प्राइमरी स्कूल्स को खाना फराहम किया जाएगा, और ये मंसूबा जो है ये आइंदा 2 माह तक प्राइमरी स्कूल्स तक इसकी मज़ीद जो है वो सेकेंडरी तक तोसी कर दी जाएगी। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2 मिलियन से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, तो इसी वजह से ये सहूलियात फराहम करने का भी ऐलान अच्छा, अब इस पे बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वानी साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपका ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है, ज़रा बताइए कि ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है और कब इसका आगाज़ हुआ, कितने स्कूल्स में अभी ये है, आगे कितना फैलाने का इरादा रखते हैं? आपका बहुत शुक्रिया। ये इनिशिएटिव आज से 1 साल पहले मैंने गिलगित बल्तिस्तान में शुरू किया था, जहाँ 82 स्कूलों में हमने फ्री खाना दिया। तो वहाँ का जो रिजल्ट ये आया, वो उस वक्त 50% गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन थी और 50% एक प्राइवेट ट्रस्ट की थी। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इनरोलमेंट 25 से 45% तक बढ़ गई, अटेंडेंस 60% से 95% हो गई, रिटेंशन मैक्सिमम हो गई, बच्चों का BMI इंडेक्स इंप्रूव कर गया, क्वालिटी ऑफ लर्निंग इंप्रूव हुई। तो एक इंटरवेंशन से आप देखें कितना इम्पैक्ट है। इस्लामाबाद में माशाल्लाह ये 84 स्कूलों तक एक्सटेंड हो चुका है, और इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में हम इसको 200 स्कूलों तक ले जाएंगे, और उसका तकरीबन 87,000 बच्चों को ये बेनिफिट होगा। और इसमें न सिर्फ स्कूल का खाना कल्चरल भी लोकल मिलता है, असातिज़ा को भी मिलता है, उनके स्टाफ से मिलता है। और ये प्राइमरी स्कूल में हमने फोकस किया है कि क्योंकि वहाँ पर 45% बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, और उनके वेट्स कम है, उनकी प्लस हम उनकी मैंडेटरी आई स्क्रीनिंग भी करेंगे, और जिन बच्चों की नजरें कमजोर होंगी उनको हम फ्री ग्लासेस भी देंगे। तो ये उनका राइट है कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है। स्कूल खाना ही आपकी वो इंटरवेंशन है जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, आपकी रिटेंशन को इम्प्रूव करती है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस लाएगी। तो ये पॉवर्टी को भी हिट करेगी, उसको भी लोगों को ऊपर उससे लेके जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ जो हेल्थ है वो कम हो जाएगी। दूसरा ये कि हमने बच्चों को ये भी स्पेस दी है कि कुछ बच्चे जैसे घर अपने बाकी बहन भाइयों के लिए भी खाना ले जाना चाहे तो दे के, तो क्वालिटी मील होगा, अच्छा मील होगा, तो बच्चों की सेहत इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। अच्छा, एक चीज़ ये कि अक्सर बेशतर ज़ाहिर स्कूल्स में कैंटीन्स वगैरह होते हैं, स्टिल बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें लंच बॉक्स ज़रूर देते हैं, क्योंकि उनको ये ख़दशा होता है कि गैर मियारी खाना खाने से उनके बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है, सेहत मुतासर हो सकती है। तो इसका कितना ख्याल रखा जाएगा, क्या मैकेनिज़्म होगा? और दूसरी बात ये कि अब ज़ाहिर आपने तमाम तर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा है, तो ये प्रोग्राम जो शुरू किया गया है कितने फ़ीसद बच्चों को कवर करेगा ये? के रूरल और अर्बन के 100% स्कूलों को कवर करेगा, प्राइमरी के, गवर्नमेंट के, क्योंकि 90 पॉवर्टी के इश्यूज गवर्नमेंट के स्कूलों में और हेल्थ के इश्यूज हैं। तो तकरीबन ये 87,000 बच्चे जो हैं इस्लामाबाद के, जो 2.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों के, उनमें से कवर हो जाएगा 100% प्राइमरी स्कूल्स का। दूसरी बात, आपने क्वालिटी की बात की जी, बिल्कुल सेंट्रलाइज किचन है, स्टैंडर्ड से, और हुकूमत खुद नहीं कर रही। हमने एक ट्रस्ट के साथ पार्टनरशिप की है जिसकी 50% कंट्रीब्यूशन हुकूमत कर रही है। तो क्वालिटी को वो मेंटेन करेंगे, फंडिंग हम 50% करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलरेडी इसको शुरू किया हुआ, अभी तक एक कंप्लेंट भी नहीं आई, और इसको सेंट्रल मॉनिटरिंग भी करेंगे, और इंशाल्लाह आपको उसका अच्छा फीडबैक आएगा। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान के जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें इसी तरीके की इस्लाहात की ज़रूरत है। खैर, एक आम खबर है वो आपसे शेयर करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर के थानों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी ख़त्म करने और थानों की ज़मीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म भी दे दिया है। असगर उमर से बात करते हैं। असगर, ये भी हो रहा था थानों में? जी, ये थानों में इस तरह हो रहा था कि पुलिस के पास जो जगह थी, उन्होंने उन जगहों पर किसी जगहों पर दुकानें बनाई और वो किराए पर दे दिए, और इनका कहना था कि ये हम वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज अदालत ने इस पर सख्त रिमार्क दिया, और उनका ये कहना था कि थानों में कमर्शियल सरगर्मियाँ किस तरीके से मुमकिन है। इस पर वो IG को इसलिए तलब किया था और उन पर बरहमी का इजहार किया कि आपके होते ये यहाँ क्या हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि हमने जब ये इसका पता लगा है तो हमने ये कब्जा खाली करा रहे हैं और उनकी कर दी है, लेकिन अदालत का कहना है कि आपको ये लीज देने का इख्तियार भी नहीं था। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऑपरेशन किया जाए ताकि इन दुकानों को खाली किया जाए, और अगर किसी ने हुक्म इंतना भी ले रखा है कोर्ट से तो उसे आज से ख़त्म समझा जाए, क्योंकि पुलिस का कहना था कि 16 अजला में 32 लोकेशन पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम है जहाँ से ये कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। तो इस पर अदालत ने कहा कि बताया जाए कि तमाम थानों में ज़्यादा सरगर्मियाँ कब तक ख़त्म हो जाएंगी। अदालत ने इसका नोटिस ले लिया। बहुत शुक्रिया असगर।
اب آپ کو بتا دیں پچھلے دنوں ہم نے جس ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، یہ معاملہ ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا. تو پی آئی اے کی خریداری کے لیے اب 10 کمپنیز نے دلچسپی ظاہر کی ہے، اپنی درخواست بھی جمع کرا دی ہے، اور ذرائع کے مطابق 3 مقامی نجی ہوا کمپنیوں فلائی جنا، ایئر سیال اور جیریز نے بھی اظہار دلچسپی جمع کرائی ہے. اس کے علاوہ عارف حبیب گروپ، شجاعت عظیم گروپ کی کنسورشیم، طبع گروپ، طارق گروپ، سیکل گروپ اور دیگر نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام میں آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا ہے. اپنا خیال رکھیں. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے خیال رکھنے کی. اللہ حافظ.